रियल टाइम डेटा को जब एनालाइज करने की बात आती है तो उस केस में हम परफॉर्म करते हैं इन डेटाबेस एनालिटिक्स। इसी के लिए आपको आनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस जैसे कि MS SQL, MySQL, Oracle, Postgres जैसे डेटाबेस के ऊपर चलती है। इसीलिए WS क्यूबटेक आपके लेके आया है अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन इन डेटाबेस एनालिटिक्स विद MySQL, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हुए डेटाबेस के अंदर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट क्लॉजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन सीखेंगे जो कि हमें डेटा को रिट्रीव करके देंगे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैचेस के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है एक डेटा एनालिस्ट की मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल होती है SQL एंड 99% रिक्रूटर्स की डिमांड होती है कि आपको SQL जरूर आती हो। इसीलिए इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट न्यू सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ MySQL हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं इन SQL। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे साथ यानी WS क्यूबटेक के एक्सपर्ट ट्रेनर से अगर आप सीखना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मिलेगी हर बैच के साथ 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि MySQL क्या होता है एंड क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे MySQL से स्टार्ट करते हैं। MySQL एक SQL डेटाबेस होता है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक SQL 2 टाइप के डेटाबेसेस होते हैं बेसिकली, एक होता है SQL डेटाबेस, एक होता है NoSQL। SQL databases are relational databases while NoSQL databases are no relational databases। रिलेशनल डेटाबेसेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट जो डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर जो टेबल्स होती हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन होता है एंड ऑल्सो ये वर्क करते हैं ऑन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ या फिर एक सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक से एग्जांपल की बात करूँ तो डेटाबेस यहाँ पे क्या होता है उसको समझते हैं कि जैसे आप कभी सुपरमार्केट जाते हैं या फिर अगर आप मॉल में जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, जब भी आप कोई टिकट बाय करते हैं या फिर सुपरमार्केट में कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, जो भी आपने सामान खरीदा है, जितने भी टिकट्स आपने थिएटर में बाय करे हुए हैं उसका बिल दिया जाता है और वो बिल का अमाउंट साथ ही साथ रजिस्टर अपने पास भी रखता है एंड ये सारा डेटा जाता है डेटाबेस के अंदर। क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि हम सारी चीजें हाथ से लिखते थे, जैसे कि स्कूल में हमारे अटेंडेंस हाथ से होते थे। बट अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम पे सब कुछ डेटाबेस के ऊपर जा चुका है। अगर आप वेबसाइट से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपका डेटा डेटाबेस के अंदर जाता है। आपने अगर सामान खरीदा है तो वो सामान जो वेबसाइट पे शो हो रहा है वो भी डेटा डेटाबेस से आ रहा होता है। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है डेटाबेसेस के, आपके अराउंड आप काफी सारे डेटाबेसेस देखेंगे। अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, वहां से आपने कुछ सामान खरीदा तो इवन वो डेटा भी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। डेटाबेस के अंदर स्टोर करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि अटेंडेंस जब हम लेते थे मैनुअली, जब हम अटेंडेंस लेते थे तो उसके लिए हम बड़े बड़े रजिस्टर्स बना के रखते थे और बाद में उनको पेज बाय पेज ढूंढना होता था। बट यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर आपको इतना नहीं करना होता है। डेटाबेसेस के अंदर अगर आप सिर्फ डेट मेंशन कर देंगे, आपको यहाँ पे इजीली डेटा उस दिन का रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुपरमार्केट गई, मैं अपना बिल लेके जा रही हूँ कि मैंने परसों यहाँ पे कोई सामान खरीदा था जो मैं भूल के आ गई हूँ, तो मैं अपना बिल वहां पे शो कर सकती हूँ एंड वो परसों का डेटा जाके चेक करके दे सकते हैं कि मेरा बिल क्या था एंड कितना सामान मेरे पास है एंड कितना रह गया था। तो ऐसी चीजें इजीली पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली डेटा को स्टोर कराने में, रिट्रीव कराने में, अपडेट कराने में हेल्प करता है। अगर आपको डेटा के ऊपर डिफरेंट क्वेरीज चलानी है, जैसे कि आपको डेटा को रिट्रीव करना है, अगर आपके पास कोई पुराना डेटा है उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा आपको डिलीट करना है या फिर कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ DBMS आप वो कर सकते हैं। SQL डेटाबेसेस के काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि MySQL है, Oracle है, Postgres है, MS SQL है। इस सीरीज के अंदर हम कम्प्लीटली MySQL पे वर्क करने वाले हैं बिकॉज MySQL इज वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांड डेटाबेसेस इन द मार्केट। MySQL सपोर्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को। इवन अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पाइथन मिल जाएगी, जो कि मैं हर बिगिनर को यहाँ पे रेकमेंड करती हूँ।
डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी MySQL सपोर्ट करता है। नॉट जस्ट दैट, बड़ी बड़ी कंपनीज MySQL का यूज करती हैं क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स है। सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स इज इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज, काफी हाईली स्केलेबल है एंड इट हैज ग्रेट सिक्योरिटी एज वेल। इसीलिए हम इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन डेटाबेस एनालिटिक्स का यहाँ पे फायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपका डेटा ले जाना नहीं पड़ता है, आपको बार बार आपके डेटा को मूव कराना नहीं पड़ता है जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। एंड दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे कम हो जाती है। सो बेसिकली इन दी एंड MySQL हमारा एक ऐसा डेटाबेस है जिसके ऊपर हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट क्वेरीज चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL। शुरू करते हैं कि कैसे हम MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो गाइस MySQL इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। यहीं पे मैं लिख दूंगी MySQL डाउनलोड। यहीं पे आपको मिलेगा MySQL इंस्टॉलर 8.0.32, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस तरह के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें चूज करना है द सेकेंड ऑप्शन, इसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगी। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। थोड़ा सा टाइम ये यहाँ पे लेगा। वंस हमने इसे डाउनलोड कर लिया उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है और परमिशन को आपको ग्रांट करना है। जैसे आप परमिशन ग्रांट करते हैं अगेन यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो इंस्टॉलेशन यहाँ पे काफी लंबा टाइम लेता है एंड ऑल्सो आपको काफी सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जितनी भी परमिशन ये आपसे मांगे आपको येस पे क्लिक कर देना है। एंड आप यहाँ पे कस्टम भी डाउनलोड कर सकते हैं, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। MySQL सर्वर को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे एंड इसे हम प्रोडक्ट्स टू बी इंस्टॉल के अंदर ऐड कर लेंगे। एप्लीकेशंस में हमें यहाँ पे वर्कबेंच चाहिए तो वर्कबेंच को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पे शेल भी इंस्टॉल कर सकते हैं बट शेल की हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर है एंड वर्कबेंच है। जैसे ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ नीचे इस बॉक्स पे टिक करना है। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अगेन येस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे आप क्लिक करेंगे। वंस एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट नंबर एंड बाकी डिटेल्स होती हैं। अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। सो मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोड था तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उसी पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है। अभी केस में आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उस केस में आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 या कोई भी सिंपल सा पासवर्ड जो कि आपको याद रहे एंड भले वो यहाँ पे आपको वीक पासवर्ड दिखाए तब भी आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे एंड लास्टली मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी। देन नेक्स्ट अगेन एंड देन फिनिश। तो ये प्रोसीजर काफ़ी बार का होता है, काफ़ी बार हमें एग्जीक्यूट एंड फिनिश पे क्लिक करना होता है। एट द एंड हमारी कुछ इस तरीके की वर्कबेंच ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर आपको नया कनेक्शन बिल्ड करना है आपको सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप कनेक्शन का नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेमो नेम दे देती हूँ। टेस्ट कनेक्शन में हम यहाँ पे पासवर्ड पास कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। ओके करेंगे एंड ओके करते ही आप यहाँ पे देखेंगे एक नया कनेक्शन आपके पास बिल्ड होके आ गया है। आप चाहे जो भी नाम इसको दे सकते हैं। देन जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की वर्कबेंच आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस थे इसलिए वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शो हो रहे हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले खुलते ही एडमिनिस्ट्रेशन ओपन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको सारा डेटा मिलेगा स्कीमास के अंदर। सो स्कीमास के अंदर आपको सारे डेटा बेसेस मिलेंगे। तो कुछ इनबिल्ट डेटा बेसेस भी आपके पास होंगे जिनके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप खुद का डेटा बेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई एक्सेल फाइल को भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक्सेल फाइल को भी यहाँ पे किस तरह से इम्पोर्ट करना है वो भी देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आई होप यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें MySQL इंस्टॉल करना है एंड आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ नेसेसिटी वर्कबेंच की एंड सर्वर की है क्योंकि हमें सर्वर से कनेक्शन बिल्ड करना है एंड उसके बाद वर्कबेंच के ऊपर हम यहाँ पे वर्क करेंगे। जितनी भी हमारी क्वेरीज होती है हम वो यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी सी क्वेरी आपको लिख के दिखाती हूँ। लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, और आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो डॉट से यहाँ पे मैं डेमो को ओपन करती हूँ। डेमो के अंदर मेरे पास टेबल्स हैं। टेबल्स को मैं यहाँ पे ओपन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे गैप माइंडर है। तो डेमो डॉट गैप माइंडर को मैं यहाँ पे चूज करूंगी एंड जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी ये डेटाबेस की सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगी।
जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हमारे पास या तो सैम्पल डेटा सेट्स हों या फिर हमारे पास सैम्पल CSV फाइल हो। अगर मैं MySQL की बात करूँ तो MySQL के अंदर हमारे पास सैम्पल डेटा बेसिस आते हैं। ऑल्सो हम CSV फाइल्स को भी MySQL के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे वो करते हैं वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू ऑब्टेन सैम्पल डेटा सेट्स यूजिंग CSV फाइल्स। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर या फिर MySQL के अंदर सैम्पल डेटा सेट्स को गेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे वर्कबेंच ओपन करके दिखाऊं तो पहले हमारे पास सिर्फ यहाँ पे SYS आ रहा था सैम्पल डेटाबेसेस के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे 2 और ऐड हो चुके हैं। अगर आप भी इनको ऐड करना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारे मेरे पास सैम्पल डेटा सेट्स आ चुके हैं, डेटा बेसेस आ चुके हैं। इनको मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक्टर्स है, एड्रेसेस है, कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, कस्टमर, फिल्म, एक्टर कैटेगरी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे, काफ़ी सारी टेबल्स मेरे पास यहाँ पे है। तो इनके ऊपर भी मैं डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकती हूँ या फिर अगर आप चाहें तो CSV फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इन सैम्पल डेटा सेट्स को मैंने गेट कैसे किया। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आपने यहाँ पे MySQL की फाइल को डाउनलोड किया था तो वहीं डाउनलोड्स के अंदर आपको जाना है। अगेन आपको परमिशन पे यस क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐड ऑप्शन है। ऐड पे हम जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स है, सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स। सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल 8.0 के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी सैम्पल को चूज करके राइट एरो क्लिक करेंगे तो ये सैम्पल आपके लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इनेबल द सिलेक्ट फीचर्स पेज टू कस्टमाइज प्रोडक्ट फीचर्स। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अगेन एग्जीक्यूट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। लास्टली हम यहाँ पे अपना पासवर्ड वेरीफाई करेंगे चेक करके। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट एंड लास्टली फिनिश, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे हमारे लिए ऐड हो गया है। एंड आप चाहें तो स्केमास के अंदर रिफ्रेश करके देख सकते हैं, आपके पास नए और डेटाबेसेस ऐड हो गए होंगे। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बहुत अच्छी CSV फाइल है और उसको आप डेटाबेस के अंदर डेटा एनालिटिक्स लगाना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर लेके आके, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही सिंपल से मेथड है कि आपको यहाँ पे एक नया स्केमा क्रिएट करना होगा। नया स्केमा क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टॉप पे एक बटन देखेंगे, क्रिएट अ न्यू स्केमा। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस न्यू स्केमा का आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नेम देने वाली हूँ Demo1, बिकॉज डेमो नाम का स्केमा ऑलरेडी मेरे पास है। सो Demo1 नाम का हम यहाँ पे देते हैं। इसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे अगेन अप्लाई करेंगे, फिनिश। Demo1 नाम का स्केमा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। टेबल्स के अंदर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करते हमारे पास आएगा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारी CSV फाइल कौन सी। अगर हमारे पास XLSX फॉर्म में फाइल है तो उसको आप CSV में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी ईजी होता है CSV फाइल को डेटाबेसेस के अंदर लेके आना। सो अगर मैं यहाँ पे मेरी फोल्डर के अंदर जाती हूँ तो मेरे पास एक employee-data.csv, इसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करूंगी। सो ये मेरे पास employee-data.csv फाइल है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाए तो उसके लिए ऑल आई नीड टू डू इज कि हम वापस से वर्कबेंच के अंदर चलेंगे। वर्कबेंच में टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। मेक श्योर कि आपकी टेबल, आपकी जो फाइल है यहाँ पे CSV फॉर्मेट के अंदर हो। ब्राउज हम इसे करेंगे एंड डेटा सेट्स में एम्प्लॉय डेटा, नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट को मैं यहाँ पे चूज कर लूंगी। अगर ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम इसे ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, एथनिसिटी, एज, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टू एग्जीक्यूट, इंपोर्ट डेटा फाइल। लास्टली क्योंकि बड़ा डेटा है तो इट टेक्स अ लिटिल वाइल टू इंपोर्ट, एंड जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश पे क्लिक करूंगी एंड आप यहाँ पे देखेंगे Demo1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेबल्स के अंदर एम्प्लॉय डेटा आ गया है। इसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा इजीली ओपन होके आ गया है। सो गाइस, इस तरह से आप कोई भी CSV फाइल को भी डेटाबेस के अंदर लेके आ सकते हैं। डेटाबेस के अंदर से अगर आपको डेटा को व्यू करना हो तो उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट सिलेक्ट क्वेरी इन MySQL।
सो गाइस, सिलेक्ट क्वेरी एक ऐसी क्वेरी होती है जिसकी यूज से आप डेटा को व्यू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डेटाबेस है, उसके अंदर की कोई भी टेबल का डेटा आपको व्यू करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपके पास कस्टमर्स डेटा है, सेल्स डेटा है, ऑर्डर्स डेटा है, अगर आपको कस्टमर्स डेटा व्यू करना है तो उसके लिए आप सिलेक्ट क्वेरी का यूज कर सकते हो। कस्टमर्स डेटा के अंदर भी काफ़ी सारी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल है नेम है, एज है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें से आपको सिर्फ नेम चाहिए एंड फ़ोन नंबर चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट क्वेरी देती है कि आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी व्यू कर सकते हो, सारी चीज़ें भी व्यू कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एक सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए कैसे सिलेक्ट क्वेरी को यूज़ करना है वो देखते हैं। तो गाइस, सिलेक्ट क्वेरी को यूज करने के लिए हम यहाँ पे वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटा फ्रॉम डेमो 1, यानी कि डेमो 1 में अगर मैं यहाँ पे टेबल्स के अंदर जाऊँ तो मुझे एम्प्लॉय डेटा को व्यू करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट एवरीथिंग। मुझे यहाँ पे अगर सब कुछ व्यू करना है, एवरीथिंग के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है एस्ट्रिक सिंबल का, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग। कहाँ से आपको व्यू करना है? फ्रॉम डेमो 1, यानी कि मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे है डेमो 1 डॉट, और मेरी टेबल का नाम यहाँ पे है एम्प्लॉय डेटा, सो एम्प्लॉय डेटा। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो 1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करती हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि टेबल के अंदर का जितना भी डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल भी कराते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा है जो कि हमारे पास है। तो ये तो हो गया सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो 1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। बट व्हाट इफ मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम व्यू करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे EEID लिखना चाह रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रहे हैं। सजेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एस्ट्रिक का यूज करेंगे फ्रॉम डेमो 1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। एक्चुअली डेमो 1 डॉट एम्प्लॉय डेटा को मैं यहाँ पे चूज करूंगी, बट इस बार मैं यहाँ से एस्ट्रिक हटा के अब यहाँ पे जैसे कैपिटल E लिखूंगी, आप देखेंगे मुझे यहाँ पे सजेशंस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय ID चाहिए, साथ ही में मुझे इनका डिपार्टमेंट चाहिए, मे बी ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन प्रेस करूंगी, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं तो पहले फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड देन उसके बाद सेकेंड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सो अभी हमें सिर्फ सेकेंड क्वेरी ही एग्जीक्यूट करनी है एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय ID आ गई है एंड डिपार्टमेंट आ गया है। सो अगर आपको यहाँ पे सारा डेटा व्यू करना है उस केस में आप एस्ट्रिक का यानी कि स्टार सिंबल का यूज करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम ऑफ डेटा व्यू करना है तो उस केस में आप यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर सकते हैं। अगर किसी भी सुपरमार्केट स्टोर के ऊपर आज भी एंट्री रजिस्टर्स के अंदर हो रही होती और मुझे आज से 1 महीने पहले का डेटा देखना होता तो मुझे बंडल्स ऑफ रजिस्टर्स चेक करने पड़ते हैं। बट अगेन अगर वही डेटा मेरे पास डेटाबेस के अंदर सेव है और मुझे 1 महीने पहले का एक सिंगल डेटा देखना है तो उसके लिए मैं सिंपली वेयर क्लॉज का यूज कर सकती हूँ। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज के बारे में। सो गाइस, वेयर क्लॉज क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी टाइप का डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स का डेटा है, अब आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी सेल्स हुई है अहमदाबाद के अंदर या कौन सी सेल्स हुई है जयपुर के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। अगर आपके पास किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास किसी भी पर्सन की ईमेल आईडी है, नेम है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो भी आप वेयर क्लॉज की हेल्प से इजीली उसे देख सकते हैं। कैसे वेयर क्लॉज का यूज करते हैं MySQL के अंदर वो चलिए देखते हैं। सो वेयर क्लॉज का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। आप चाहें तो सब कुछ यहाँ पे सारा मुझे डेटा देखना है, किसका सारा डेटा मुझे यहाँ पे देखना है, दैट मुझे सारा डेटा देखना है फ्रॉम डेमो 1। सो यहाँ तक का स्टेप हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम होगा कि दैट डेमो 1 एम्प्लॉय डेटा, बट यहाँ पे मैं यूज करूंगी वेयर क्लॉज का कि मुझे डेमो 1 एम्प्लॉय डेटा में सारा डेटा तो देखना है, बट किस जगह पे देखना है। मान लो मुझे यहाँ पे सारा डेटा चाहिए सियाटल का, कि सियाटल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सारा डेटा मुझे दिखने लग जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वेयर सिटी। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी वेयर क्लॉज दैट वेयर सिटी इज इक्वल टू, एंड क्योंकि सियाटल हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हैं एंड देन उसके बाद इंट के अंदर हमारे पास एज है। सो इस तरह से हमारे पास कॉलम के अंदर डेटा टाइप्स हैं। सो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सियाटल।
अब मेक श्योर कि ये केस सेंसिटिव है यहाँ पे, तो सिएटल का एस आप यहाँ पे कैपिटल लिखें, बिकॉज यहाँ पे भी सिएटल कैपिटल एस में लिखा हुआ है। लास्टली मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगी एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होके आया है, बट क्या ये सिएटल का है? तो यह सब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जितना भी डेटा आ रहा है अब ये सिर्फ और सिर्फ सिएटल का है। सिमिलरली आपको यहाँ पे सिएटल का अगर डेटा नहीं देखना है, आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको यहाँ पे सारे सीनियर मैनेजर्स का डेटा मिल जाए, जितने भी सीनियर मैनेजर हैं उनका डेटा आपको मिल जाए, तो वो हमें किस कॉलम के अंदर मिलेंगे? वो हमें जॉब टाइटल के अंदर मिलेंगे। तो इस बार हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, या फिर मुझे सिर्फ उनकी सैलरी देखनी है, दैट सिर्फ मुझे चाहिए फुल नेम। फुल नेम के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सजेशंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे पहले एस्ट्रिक ले लेती हूँ, दैट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, एंड इस बार मैं एस्ट्रिक की जगह पे यहाँ पे ले लेती हूँ सिर्फ फुल नेम, एंड कॉमा से सेपरेट करके हम यहाँ पे लेते हैं उनकी सैलरी, एनुअल सैलरी। सो सिलेक्ट फुल नेम एंड एनुअल सैलरी फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, बट कहाँ से? वेयर जॉब टाइटल। सो इस बार हम देंगे जॉब टाइटल इज इक्वल्स टू, अगेन डबल कोट्स के अंदर, सीनियर मैनेजर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो एज इट इज मैं यहाँ पे SR डॉट मैनेजर पास कर दूंगी। एंड आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैनेजर की स्पेलिंग यहाँ पे MANGER लिखी है, मैं यहाँ पे MANGER ही लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं पास करूँगी सेमी कॉलन। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं ना, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सारे सीनियर मैनेजर्स, कैसे पता चले कि सीनियर मैनेजर्स हैं? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनके जॉब टाइटल्स भी हम हम यहाँ पे जिस ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम चीज़ें जमा सकते हैं। सो अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग के अंदर फुल नेम से पहले ही मुझे सीनियर मैनेजर मिल जाए, तो मैं यहाँ पे जॉब टाइटल ऐड कर सकती हूँ, दैट जॉब टाइटल कॉमा फुल नेम एंड देन एनुअल सैलरी। अब इसे एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे सीनियर मैनेजर्स, उनके नेम्स और उनकी सैलरी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट होके आ गई है। सो इस तरह से हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज वर्क करता है। वेयर क्लॉज के अंदर भी अभी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं। आई होप यहाँ पे वेयर क्लॉज किस तरह से वर्क करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेयर क्लॉज आप यहाँ पे किसी भी कॉलम के ऊपर यूज कर सकते हैं। बेस्ट वेयर क्लॉज का यहाँ पे यूज होता है जब आपके पास कोई प्राइमरी की हो। अगर आपको पर्टिकुलर एक जने का डेटा देखना हो तो उस केस में आप प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको हायर डेट्स के हिसाब से डेटा देखना हो सकता है कि आपको मंथ के हिसाब से डेटा देखना है, डेट के हिसाब से डेटा देखना है, या फिर आपको सिटी वाइज, जॉब टाइटल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपको डेटा देखना है, क्या कितनी सैलरी, इस सैलरी पे कितने लोग हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस इन MySQL, एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट ऑपरेटर्स जो कि हम यूज कर सकते हैं MySQL के अंदर टू गेट डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे कि अगर हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि कैसे हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज में भी हमने सिर्फ एक कंडीशन दी थी कि जहाँ पे जॉब टाइटल हो सीनियर मैनेजर या जहाँ पे सिटी हो सिएटल। सपोज आपको यहाँ पे डबल कंडीशन देनी हो कि सीनियर मैनेजर बट जो कि सिएटल के अंदर हो, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड ऑपरेशन का। एंड का मतलब यहाँ पे होता है कि दोनों जो आपने कंडीशन दी है वो यहाँ पे ट्रू हो कि वो पर्सन मैनेजर भी होना चाहिए और सिटी सिएटल के अंदर भी होना चाहिए। सिमिलरली और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि दोनों में से एक चीज ट्रू हो। जैसे कि मुझे चाहिए कि या तो मेरे पास सारी फीमेल एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाए या फिर जितने भी लोग चाइना के अंदर है उनकी लिस्ट आ जाए। तो इन दोनों में से अगर एक भी चीज ट्रू हो, यानी कि चाइना के मेल्स भी मुझे चलेंगे बट फीमेल्स की मेरे पास सारी लिस्ट आ जाए, तो उस केस में यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उन सबका डेटा अगर मेरे पास आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे और ऑपरेशन का यूज करेंगे। और ऑपरेशन का मतलब होता है दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो वो वाला डेटा भी फैच होके आ जाएगा। नॉट का मतलब यहाँ पे होता है एग्जैक्टली अपोजिट, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सारा डेटा आ जाए, बस मुझे सिएटल के लोगों का डेटा नहीं चाहिए एंड ऑल्सो मुझे सीनियर मैनेजर्स का डेटा नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे सारा डेटा चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे नॉट का यूज कर सकती हूँ। कैसे इसे करना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं सेम कंडीशन लेने वाली हूँ, दैट सिलेक्ट, फिलहाल को हम ले लेते हैं एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, एंड एवरीथिंग की जगह अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि मुझे यहाँ पे चाहिए फुल नेम, साथ ही में मुझे चाहिए एनुअल सैलरी, मुझे चाहिए यहाँ पे जॉब टाइटल एंड लास्टली मुझे चाहिए सिटी। ये चारों चीज़ें मुझे चाहिए। कहाँ से मुझे चाहिए? वेयर
सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड ऑपरेशन का, जहाँ पे जॉब टाइटल शुड बी सियाटल। तो जॉब टाइटल में यहाँ पे ले लेती हूँ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं ना, जॉब टाइटल सियाटल नहीं, जॉब टाइटल एक्चुअली सीनियर मैनेजर होगा और सिटी सियाटल होगी। सो जॉब टाइटल डबल कोट्स के अंदर हम पास करेंगे सीनियर डॉट मैनेजर, एंड दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे होगी कि सिटी इज इक्वल्स टू SEATTLE दैट इज सियाटल, एंड लास्टली मैं सेमीकोलन पास करूंगी। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेरे पास सारा डेटा आ गया है। सारा डेटा के अंदर दोनों चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जॉब टाइटल में यहाँ पे सीनियर मैनेजर भी है और सिटी के अंदर यहाँ पे सियाटल भी है। अगर सिर्फ यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह अगर मैं सीनियर मैनेजर लिखती तो मेरे पास सीनियर मैनेजर हर डिफरेंट सिटी के आ जाते, पर सपोज मुझे सीनियर मैनेजर्स तो चाहिए बट पर्टिकुलर एक सिटी के, तो उस केस में मैं एंड ऑपरेशन का यूज कर सकती हूँ। अब अगर जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे और ऑपरेशन यूज करना है, और ऑपरेशंस के लिए मैं यहाँ पे एज इट इज सेम डेटा ले लेती हूँ वेयर तक का। इसे हम थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। वेयर के आगे मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अगेन जॉब टाइटल। अब वेयर के लिए मैं यहाँ पे और के लिए कंडीशन ले लेती हूँ कि या तो वो पर्सन चाइना का हो या फिर वो फीमेल हो। तो वेयर जेंडर, आई गेस मैंने कुछ गलत चूज कर लिया है, सो जेंडर अगेन, जेंडर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम पास करेंगे फीमेल, एंड सिटी इज इक्वल्स टू चाइना, एंड अगेन मैं यहाँ पे पास करूंगी एक सेमीकोलन। अब यहाँ पे अगर मैंने एंड लिखा है तो एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ तो और का मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो तो भी मेरा काम चल जाएगा कि या तो बंदा चाइना का हो या फिर वो फीमेल हो। तो कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूंगी, एंड अब आप यहाँ पे जेंडर नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार हम यहाँ पे जॉब टाइटल की जगह इस बार जेंडर ले लेते हैं, एंड कंट्रोल एंटर मैं दोबारा प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे जेंडर्स यहाँ पे फीमेल हैं, एंड अगर कहीं पे यहाँ पे मेल है, इसको मैं और स्क्रॉल कर लेती हूँ, एंड मेल का डेटा इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज सिटी के अंदर चाइना नहीं आएगा बट कंट्री के अंदर यहाँ पे चाइना आएगा। सो मैं यहाँ पे कंट्री पास करने वाली हूँ, दैट कंट्री इज इक्वल टू चाइना, एंड इंस्टेड ऑफ सिटी यहाँ पे भी मैं कंट्री पास करूंगी। सो कंट्रोल एंटर। तो अगर फीमेल है तो दूसरी सिटी है, बट यहाँ मेल है बट चाइना का पर्सन है इसलिए उसका डेटा है। बाकी सारे डेटा आपको फीमेल मिलेंगे, चाहे वो ब्राजील हो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रीज के अंदर ब्राजील देखेंगे बट यहाँ पे क्या होगा फीमेल, और जहाँ पे भी मेल आ रहा है उसका मतलब कि वो चाइना से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने और का यूज किया है। और का मतलब होता है या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो वो डेटा मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नॉट की बात करूँ तो नॉट के लिए मैं यहाँ पे फिर से ले लेती हूँ, दैट नॉट के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी एवरीथिंग फ्रॉम नॉट एम्प्लॉय बट डेमो1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, वेयर हम नॉट का यूज करेंगे नॉट जेंडर इज इक्वल्स टू। सो अब नॉट में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि नॉट के अंदर हो कि जॉब टाइटल सीनियर मैनेजर ना हो एंड वो पर्सन सियाटल का ना हो। तो जॉब टाइटल में यहाँ पे ले लेती हूँ, या फिर हम जेंडर की बेसिस पे भी ले सकते हैं, या फिर सिटी इज बेस्ट है। सॉरी, जॉब टाइटल इज इक्वल्स टू सीनियर मैनेजर एंड सिटी इज इक्वल्स टू सियाटल। लास्टली मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगी। सो अब यहाँ पे मैंने किस तरह से इसका सिंटेक्स लिखा है वो एक बार समझते हैं। इसे एक बार मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे और ऑपरेशन की बात करते हैं। और का मतलब यहाँ पे होता है जो भी आपने लिखा है उसका ऑपोजिट आ जाए। जैसे कि अगर मैंने लिखा है कि मुझे मेल का डेटा नहीं चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे फीमेल का डेटा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे नॉट लगा के मैं मेल इज इक्वल्स टू लिख दूंगी, यानी कि जेंडर इज इक्वल्स टू मेल लिख दूंगी, तो सिर्फ मेरे पास मेल्स नहीं आएंगे, फीमेल्स आ जाएंगे। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको आप नॉट के अंदर लिख दें, एंड उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो1 डॉट एम्प्लॉय डेटा, वेयर के साथ ही मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगी, दैट वेयर नॉट जेंडर इज इक्वल्स टू, एंड जेंडर मैंने आई गेस कैपिटल जी जेंडर नहीं लिखा है, तो जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल। अगर मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा है तो अब मेरे पास यहाँ पे आप जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेल का डेटा आएगा। तो आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी उसका अगर अपोजिट आपको डेटा चाहिए, मतलब वो चीज़ हटा के आपको दूसरा डेटा चाहिए,
तो उस केस के अंदर आप नॉट का यूज कर सकते हो। ये हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं, एंड, और एंड नॉट। एंड का मतलब जो आपने दोनों कंडीशंस यहाँ पे दी है वो सेटिस्फाई हो जाए तो ही वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। और का मतलब कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो भी आपका डेटा, उनसे रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। नॉट का मतलब होता है कि आपने जो भी डेटा वहां पे लिखा है उसके अलावा सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइक ऑपरेटर इन MySQL। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइक ऑपरेटर, जो कि हम सिलेक्ट क्वेरी के साथ यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइक ऑपरेटर, अगर आपको नाम में से या किसी भी चीज में से कोई थोड़ा सा भी पैटर्न आपको पता है, आपको सिर्फ इतना याद आ रहा है कि यार मेरे यहाँ पे 1 महीने पहले कोई कस्टमर तो आया था बट उसका नाम AY से स्टार्ट होता था, या उसके नाम के अंदर MAR आता था, या उसका सरनेम कुमार था, या उसका सरनेम मिश्रा था या शर्मा था, तो उस केस में हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ हम पैटर्न्स डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे इसे यूज करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वर्क बेंच के अंदर चलूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान आ रहा है कि जो भी यहाँ पे सरनेम है उसके अंदर कुमार आता है, या फिर सिर्फ MAR मुझे याद है कि MAR आता है इस नेम या सरनेम के अंदर। सबसे पहले हम MAR से स्टार्ट करते हैं। दैट मैं यहाँ पे लिखूंगी select everything from demo1 dot employee data where full name like। अब यहाँ पे like ऑपरेटर का यूज करेंगे। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ पैटर्न देते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस साइन। 2 मॉड्यूलस साइन के बीच में मैं MAR लिखूंगी। अब यहाँ पे मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करते हैं आगे एंड पीछे की तरफ, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप आगे एंड पीछे की तरफ पे मॉड्यूलस यहाँ पे यूज करते हैं तो आगे का मतलब यहाँ पे आगे भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, एंड मॉड्यूलस का मतलब पीछे की तरफ, मॉड्यूलस का मतलब MAR के बाद भी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। सो अगर जैसे ही मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट नेम आया है ल्यूक मार्टिन। मार्टिन में MAR आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आया है एजिकियल कुमार के अंदर भी MAR आ रहा है, जो कि हमारे पास एंड में आ रहा है। जोसेफ मार्टिन में MAR सरनेम में आ रहा है। ब्रुक्स मार्क्वेस के अंदर हमारे पास MAR यहाँ पे आ रहा है। मरिया ग्रिफिन के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में MAR आ रहा है। अब सोचो अगर आपको चाहिए कि स्टार्टिंग से आपके पास MAR हो, एंड में यहाँ पे कुछ भी हो, तो उस केस में हम स्टार्टिंग का यहाँ पे मॉड्यूलस सिंबल हटा देंगे। कंट्रोल एंटर मैं करूंगी और जो भी यहाँ पे MAR से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मारिया ग्रिफिन, मारिया हॉन्ग, मारिया चिन, मारिया ही, मारिया विल्सन एंड मारिया सन, ये सारे नेम्स मेरे पास आ गए जो भी MAR से स्टार्ट हो रहे थे। सिमिलरली अगर इसी का ऑपोजिट आपको करना हो कि ऐसे नाम जो कि MAR पे खत्म होने चाहिए, तो कंट्रोल एंटर में यहाँ पे प्रेस करूंगी तो यहाँ पे एजिकियल कुमार, मेडिसिन कुमार, डिलन कुमार एंड स्कारलेट कुमार, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। अभी किसी भी चीज के बेसिस पे हो सकता है ये नंबर्स के बेसिस पे हो कि फोन नंबर में आपके पास 6262 आ रहा हो कहीं पे, जिसके अंदर gmail.com है, yahoo.com है, hotmail.com है, microsoft.com है। तो उस केस में आप यहाँ पे, अगर आपको जीमेल वालों का सारा डेटा चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस के ऊपर सर्च के अंदर लगा सकते हैं लाइक जीमेल, तो आपको जीमेल से रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं मॉड्यूलस साइन यानी कि परसेंटेज सिंबल के। अगर आप ये दोनों तरफ लगाते हो आपके पैटर्न के, इसका मतलब ये जो आपका पैटर्न है ये सेंटर में भी लाई कर सकता है, एंड में भी लाई कर सकता है, स्टार्टिंग में भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। अगर आप आगे की तरफ मॉड्यूलस नहीं लगाते हो तो आपका जो भी पैटर्न है वो वहां से स्टार्ट तो होना चाहिए, यानी कि वो स्टार्ट तो वहीं से होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पैटर्न हटा देती हूँ, मैं एंड की तरफ लगाती हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, तो ये स्टार्ट MAR से ही होना चाहिए। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द एंड वन, कि अगर एंड वाला हटा देंगे तो ये एंड में MAR ही आना चाहिए, जैसे कि कुमार में एंड में MAR ही आ रहा है। जब भी हम डेटा को अरेंज करते हैं तो हम हमारे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करते हैं कि हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डेट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, या एज वाइज हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, या सिटी वाइज, या फिर 2 पैरामीटर्स के ऊपर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग उसे सॉर्ट करना है। तो उसके लिए MySQL के अंदर हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं, उसी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम MySQL के अंदर डेटा को अरेंज कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर अरेंज करना है डिपार्टमेंट एंड कंट्रीज के हिसाब से, तो मैं उस केस में यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑर्डर चाहिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय के बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कौन से कॉलम को हम ऑर्डर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को ऑर्डर करना चाहती हूँ, तो डिपार्टमेंट ASC का यहाँ पे मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, अब आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट में सबसे पहले मेरे पास A फॉर अकाउंटिंग यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास A के बाद आता है E इंजीनियरिंग। सो अब हमारे पास इंजीनियरिंग आ गया है। इंजीनियरिंग के बाद F पे फाइनेंस आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है। सिमिलरली हमें डेटा को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज के केस में मैं सिर्फ इतना सा करूंगी कि मैं यहाँ पे एज लिख दूंगी विद कैपिटल AGE। एंड जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, इस बार एज के बेसिस पे कि पहले 25 देन 26 देन 27 28 वाले सारे लोग, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है DESC आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। कंट्रोल एंटर में यहाँ पे प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यूज यहाँ पे आने लग जाएंगी। अब सिमिलरली आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे हो गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे अकाउंटिंग हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि डिपार्टमेंट के ऊपर तो हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर लग जाए, बट हमारे पास जो एज है उस पर लग जाए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उस केस में हम यहाँ पे किस तरह से इसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा ऑर्डर बाय। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट की। दैट डिपार्टमेंट के ऊपर तो हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, कॉमा। अब नेक्स्ट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर किस पे लगाना है, एज के ऊपर। तो एज के ऊपर हम लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें मैं यहाँ पे कैपिटल एज दे देती हूँ एंड यहाँ पे लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लास्ट में पास करेंगे एक सेमी कॉलन। कंट्रोल एंटर में यहाँ पे प्रेस करूंगी। अब आप नोटिस करेंगे कि डिपार्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से, बट यहाँ पे एज स्टार्ट हो रही है द हाईएस्ट एज दैट इज 64। अगर मैं यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करती हूँ तो अब आप देखेंगे ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग की सबसे पहली डेट यानी कि सबसे हाईएस्ट डेट यहाँ पे क्या है 65। तो एक तरफ तो एक कॉलम पे हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, दूसरी तरफ दूसरे कॉलम के ऊपर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। दोनों पे ही अगर असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमा एज लिख के ASC लिख दूंगी, तो हमारे पास इन दोनों कॉलम्स के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग तो आ गया है, बट इस बार मेरे पास एज स्टार्ट हो रही है, इंस्टेड ऑफ 64 की जगह यहाँ पे एज स्टार्ट हो रही है 25 से। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है। तो आप सेवरल कॉलम्स के ऊपर भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं, या फिर आपको सिंगल पर्टिकुलर कॉलम पे भी लगाना है तो भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी बोनस की बात करूँ, बोनस के अंदर मुझे यहाँ पे अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से पास कर दूंगी सिर्फ बोनस, एंड बोनस मुझे यहाँ पे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दूसरे डेटाबेस की बात करूँ कि अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट अमाउंट कितना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इन दिस वे दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम शकीला डॉट पेमेंट ऑर्डर बाय। हमें अमाउंट चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 11.99 एंड लोएस्ट हमारे पास टॉप में शो हो रहा था विच वॉज आई गेस 1 और 2। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट्स की बात करें तो डेट्स के ऊपर आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, कि जैसे अगर आपके पास सेल्स का डेटा है तो लास्ट जो आपकी सेल्स हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेट्स को जमाना है कि आप ऑपोजिट जाएं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको जमाना है तो आपको स्टार्टिंग टू एंड अगर आपको डेटा चाहिए कि अगर मंथ के स्टार्टिंग टू एंड आए तो असेंडिंग ऑर्डर एंड एंड टू स्टार्ट जाए तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से भी हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय इज रियली हेल्पफुल हियर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट लिमिट क्लॉज इन MySQL, एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ लिमिट क्लॉज वर्क इन MySQL।
सो गाइस लिमिट का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपके पास डेटा है, डेटा के अंदर आपको टॉप 3 वैल्यूज चाहिए या फिर आपको सेंटर में से या दूसरे तीसरे नंबर के बाद की 5 वैल्यूज चाहिए। अगर आपको यहाँ पे आपने किसी भी आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन है, आप हाईएस्ट पॉपुलेशन आपने ऑब्टेन करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, अब उसमें आपको टॉप 3 वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए आप लिमिट का यूज कर सकते हो। किस तरह से लिमिट को यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन मेरे पास यहाँ पे आ रही है, तो मेरे पास कंट्रीज है, ईयर्स है, पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी कैपिटा है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को अरेंज कर दूं इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड देन टॉप 3 में यहाँ पे देखूं, तो उस केस में मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो डॉट गैपमाइंडर। ऑर्डर बाय करना है किसे? पॉपुलेशन को, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। सो पॉपुलेशन को हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन पास करूंगी, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन मिल जाएगी, दैट इज ऑफ चाइना। एंड देन अगर मुझे यहाँ पे टॉप 5 वैल्यूज चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिमिट 5, कंट्रोल एंटर। जैसे मैं प्रेस करूंगी टॉप 5 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। सो इस तरह से हमारी लिमिट वर्क करती है। अब लिमिट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करें, बट यूजुअली किया जाता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, आप उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, देन टॉप वैल्यूज़ या बॉटम लास्ट वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहीं की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज़ करूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो डॉट गैपमाइंडर लिमिट 3। एंड जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगी, स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज मुझे मिल जाएगी, जो कि अब की बार डिफरेंट है। बट अगर आपको चाहिए कि स्टार्टिंग की 3 वैल्यू ना मिलके सेकेंड वैल्यू के बाद जो 3 वैल्यूज आएंगी वो आपको यहाँ पे चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2,3। मैं यहाँ पे लगाती हूँ सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, सो सेकंड के बाद की जो 3 वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से भी ये वर्क करता है कि लिमिट के अंदर आप 2 पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो कि मुझे सेकंड के बाद की 3 वैल्यू चाहिए, या फिर सेकंड नंबर पे जो भी है या 5th नंबर पे जो भी उसके बाद की 5 वैल्यू चाहिए, यानी कि 5 to 10 आपको वैल्यू चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको दूं, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय है डिपार्टमेंट एंड एज असेंडिंग। इसको हम एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। सो अभी मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स आ रहे हैं, एज आ रही है असेंडिंग। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि अकाउंटिंग के अंदर जो 3 सबसे यंग पीपल हैं उनका डेटा मुझे मिल जाए, तो उस केस में मैं यहीं पे लिमिट लगा दूंगी, दैट लिमिट 3, कंट्रोल एंटर, एंड जो 3 स्टार्टिंग का डेटा था मुझे वो यहाँ पे मिल गया है। सो आप डिफरेंट सिनारियोज के अंदर लिमिट का यूज कर सकते हो। लिमिट का बेस्ट यूज होता है जब आपको टॉप मोस्ट वैल्यू चाहिए या बॉटम मोस्ट वैल्यूज चाहिए, और उसके अंदर से आपको टॉप 5 वैल्यूज निकालना, जैसे कि आपने किसी भी चीज को जब भी हमारे पास सालों का डेटा हो और आपको एक पर्टिकुलर मंथ का या एक पर्टिकुलर रेंज का या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डेटा निकालना हो, तो उसके लिए MySQL के अंदर हम यूज कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर का। कैसे इसे यूज करना है वो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट बिटवीन ऑपरेटर। सो गाइस, बिटवीन ऑपरेटर बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है। जब भी आपको किसी भी रेंज के बीच की वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर के काफ़ी सारे यूज केसेस है कि अगर आपको किसी भी एज के बिटवीन कोई डेटा निकालना हो, अगर आपके पास एम्प्लॉय डेटा है उसके अंदर सैलरीज है, अगर आपको चाहिए कि किसकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख से 15 लाख के बीच की है, अगर आपको वो डेटा निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। कैसे इसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो डॉट गैपमाइंडर। सो मुझे चाहिए कि यहाँ पे जिस भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो बिटवीन 50 to 55 उनका डेटा मुझे मिल जाए, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगी बिटवीन नहीं, बट डायरेक्टली हम पहले वेयर लिखेंगे, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो डॉट गैपमाइंडर वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो हमें यहाँ पे चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बिटवीन, इज लिखेंगे नहीं, बट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बिटवीन है किसके, यहाँ पे हम पास करेंगे 50 and 55, यानी कि 50 and 55 के बीच की ये है, लास्ट में सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर सारा जो डेटा है वो मेरे पास है बिटवीन 50 to 55। सपोज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 30 to 35,
कंट्रोल एंटर, एंड आप यहाँ पे देखेंगे 30 to 35 का डेटा मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया है। सिमिलरली अगर हम मूव करें टुवर्ड्स दिस डिफरेंट डेटाबेस जहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट एनुअल सैलरी, कि मुझे जानना है कि किसकी सैलरी है बिटवीन $100,000 एंड $1,500,000, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट डेटाबेस का नाम दैट इज एम्प्लॉय डेटा, एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे वेयर क्लॉज की, कि कहाँ से हमें चाहिए, फ्रॉम द एनुअल सैलरी, जो कि लाई करनी चाहिए बिटवीन, फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे, तो डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ डॉलर सिंबल हम यहाँ पे पास करेंगे बिटवीन $100,000 एंड $1,500,000। यहाँ पे भी मैं सेमी कॉलन का यूज़ करके कंट्रोल एंटर जैसे ही प्रेस करूँगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उन सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया है जिनकी सैलरी है बिटवीन $100,000 to $1,500,000। अगर $1,500,000 की जगह आप चाहते हैं कि $150 अगर आपके पास हो, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पे 150 लिखती हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेट डेटा आ जाएगा। सो ये हमारी वैल्यू है। अगर आपको रेंज कम करनी है तो उस केस में आप रेंज भी डिक्रीज कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे चाहिए 140,000 to 150,000। कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 140,000 से 150,000 तक का मेरे पास डेटा आ गया है। सो आई होप गाइस कि किस तरह से यहाँ पे बिटवीन वर्क करता है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हो विद द वेयर, कि आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। कौन से आपको कॉलम के ऊपर लगाना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिटवीन आपको यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी है, आपकी स्टार्टिंग एंड दी एंडिंग रेंज। जिस तरह से हम किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हैं, उसी तरह से MySQL के अंदर भी जब हमें डेटा गेट करना हो तो हम यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये फिल्टर का यूज़ हम करते हैं विद यूजिंग इन ऑपरेटर, एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट इन ऑपरेटर इन MySQL। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि शॉपिंग लिस्ट जब हमारे पास होती है, सो सपोज अगर आपको कोई मोबाइल बाय करना है, मोबाइल के अंदर आप ब्रांड का फिल्टर लगाते हो, ब्रांड के बाद आप उसके अंदर अमाउंट का फिल्टर लगाते हो, ऐसे आप डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हो। सिमिलरली MySQL में भी अगर आपको यहाँ पे फिल्टर के हिसाब से डेटा गेट करना है तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे इसे यूज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा की बात करती हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा है। एम्प्लॉय डेटा के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट एंड डिफरेंट चीज़ें हैं। सो सपोज मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ IT एंड अकाउंटिंग का डेटा चाहिए। सो सिर्फ IT एंड अकाउंटिंग से मुझे डेटा चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ वो देखते हैं। दैट सिलेक्ट एवरीथिंग की पूरा डेटा चाहिए फ्रॉम हमारे टेबल का नाम दैट इज demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा वेयर। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज का हम यूज करेंगे और वेयर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी डिपार्टमेंट इन। अब इन का मतलब यहाँ पे हुआ जहाँ पे डिपार्टमेंट है इन हम यहाँ पे सर्च करेंगे IT एंड अकाउंटिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पास करूंगी टपल, एक में हम पास करेंगे IT एंड दूसरा है हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग पास करेंगे। इसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी, कंट्रोल सेमीकोलन पास करके जैसे हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सारा डेटा आ गया है उन लोगों का जो कि IT एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। रेस्ट और किसी का डेटा हमारे पास नहीं आया है। सिमिलरली आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ये फिल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिटी वाइज या कंट्री वाइज ये फिल्टर लगाना हो, तो सिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे सिएटल एंड मायामी के सारे लोग चाहिए। मे बी ऑफिस के अंदर कोई कैंपेन स्टार्ट हुई है जो कि सिर्फ सिएटल और मायामी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स चाहिए सिएटल एंड मायामी के लोगों की। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सिएटल कॉमा लगा के मायामी। कंट्रोल एंटर करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट अभी तक भी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये सिटी है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सिटी में जितने भी सिएटल एंड मायामी के लोग हैं उन्हीं का डेटा मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सो इस तरह से हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब फिल्टर ज़रूरी ये नहीं है कि हम यहाँ पे इन ही लगाएं। अगर हो सकता है कि मुझे यहाँ पे सबका डेटा चाहिए बट उनका डेटा नहीं चाहिए जो कि सिएटल एंड मायामी के अंदर है,
तो उस केस में मैं यहाँ पे सिर्फ लगा सकती हूँ आगे नॉट इन। नॉट का मतलब यहाँ पे होता है जो भी चीज़ इसके अंदर है अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। सो यहाँ पे हमारे पास इन के अंदर सिएटल एंड मायामी है, तो इसके अगेंस्ट जितने भी हमारे पास डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो अब मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मेरे पास सारी सिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर सिएटल एंड मायामी। सो इस तरह से मैं थोड़ा सा साइज यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ। सो इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1.employee-data, यानी कि टेबल का नाम चूज करना है जहाँ पे सिटी है नॉट इन। सिमिलरली आप चाहो तो एक साथ डबल जगह पे भी फिल्टर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे लिखती हूँ एंड के बाद हम यहाँ पे दे देंगे कि मुझे यहाँ पे लोग चाहिए सिएटल एंड मायामी के। सिएटल एंड मायामी के भी कौन से लोग, जो कि IT डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग के अंदर हैं, एंड डिपार्टमेंट इन IT कॉमा अकाउंटिंग। इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी तो अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास सिएटल एंड मायामी के लोग भी आ गए हैं, साथ ही में मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया है सिर्फ IT एंड अकाउंटिंग, उसके अलावा मेरे पास दूसरे डिपार्टमेंट्स का डेटा नहीं आया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर अगर हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, मोबाइल सर्च करना होता है, ब्रांड चूज करते हैं, ब्रांड के बाद अगर हमें यहाँ पे चूज करना होता है प्राइसेस, तो प्राइस रेंज हम चूज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी डिफरेंट फिल्टर्स का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इन का भी यूज कर सकते हैं एंड नॉट इन का भी यूज कर सकते हैं। इन का मतलब कि इनके बाद आप जो भी यहाँ पे टपल के अंदर वैल्यूज लिखोगे उन सब का डेटा आपको मिल जाएगा। नॉट इन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो टपल में आपने वैल्यूज लिखी है उनके अलावा जितना भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। जिस तरह से हमारे पास एक्सेल या पावर BI जैसे टूल्स के अंदर टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, सिमिलरली MySQL के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग्स पे वर्क करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस जो कि MySQL के अंदर होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि MySQL के अंदर होते हैं। हम इनमें से कुछ ब्रीफली बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट यूजफुल फंक्शन जो कि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ इज द कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट यानी कि अगर हमें यहाँ पे दो कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए हम कॉन्कैट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। कैसे इसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कॉन्कैट। कॉन्कैट फंक्शन का हमें यहाँ पे यूज करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास एक टपल क्रिएट होकर आ गया, इसके अंदर हमें पास करने हैं वैल्यूज। अब आप यहाँ पे क्या कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक डेजिग्नेशन नाम से नया कॉलम आ जाए जिसके अंदर हमारे पास जॉब टाइटल भी हो एंड डिपार्टमेंट भी हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ जाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास हो यहाँ पे जॉब टाइटल साथ ही में डिपार्टमेंट। इसका एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं कि इसको हम किस नाम से बुलाएंगे। सो इसको हम बुलाएंगे विद द नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड फ्रॉम एज इट इज हमारे पास आएगा कि किस टेबल से हम इसे कॉल कर रहे हैं, फ्रॉम demo1.employee-data। सो फ्रॉम demo1.employee-data एंड लास्ट में मैं यहाँ पे सेमी कॉलन पास करके कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ एक डेजिग्नेशन नाम का कॉलम आ गया है और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है सीनियर मैनेजर IT, टेक्निकल मैनेजर IT, बट यहाँ पे स्पेसेस नहीं है इनके बीच में। तो स्पेसेस देने के लिए हम यहाँ पे एक और कॉमा इंसर्ट करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे स्पेस पास करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस का यूज कर सकते हो या फिर आप हाइफन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि मैं यहाँ पे पास करूँ स्पेस हाइफन स्पेस, कंट्रोल एंटर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बेटर हमें दिखेगा कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है एज सीनियर मैनेजर IT, टेक्निकल आर्किटेक्ट IT, डायरेक्टर फाइनेंस, कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर IT। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट दोनों हमारे पास मर्ज हो गए हैं। ये होता है कॉन्कैट मेथड। कॉन्कैट मेथड के अंदर हम यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरह से हमें हमारा टेक्स्ट चाहिए वो पास कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कॉन्कैट WS भी मेथड है कि जिसके अंदर मैं यहाँ पे अगर लगाती हूँ WS, कॉन्कैट WS मेथड का मतलब यहाँ पे होता है कि फर्स्ट पैरामीटर जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो होगा हमारा डिलीमीटर, कि किस डिलीमीटर के बेसिस पे मुझे इनको सेपरेट करना है। आपको यहाँ पे जो भी दो कॉलम्स उनके बीच में स्पेस देना है, हाइफन देना है या फिर @ या ऐसा कोई सिंबल ऐड करना है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए हमारा डिलीमीटर। तो सबसे पहला पैरामीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं डिलीमीटर, दैट इज लेट्स से हाइफन, या फिर हम इसे कंप्लीटली न्यू लाइन के अंदर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिलेक्ट कॉन्कैट WS हम यहाँ पे लेंगे।
अगेन इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करूँगी डिलीमीटर की, किस डिलीमीटर के बेसिस पे। सपोज मुझे यहाँ पे स्पेसेस ही चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हाइफन भी दूँ, तो हम यहाँ पे 2 स्पेसेस के साथ हाइफन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं जॉब टाइटल, उसके अलावा डिपार्टमेंट, एंड आप चाहें तो यहाँ पे जेंडर भी ले सकते हैं। जितने कॉलम आप यहाँ पे ऐड करना चाहें उतने कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगेन इसका नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ और, मे बी एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये मैंने एक एलियास क्रिएट कर लिया है। बेसिकली इस कॉलम को किस नाम से क्रिएट कर बोलना है हमें, उसके लिए हमें यहाँ पे एक एलियास क्रिएट करना होता है, जिसको हम एस के बाद लिखते हैं। एंड देन फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा सेमीकोलन, एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी। एंड अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सीनियर मैनेजर IT फीमेल, टेक्निकल आर्किटेक्ट IT मेल, डायरेक्टर फिनेंस फीमेल, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 3 कॉलम्स को, 2 कॉलम्स को, जितने भी कॉलम्स को कॉन्केटिनेट करना चाहें कर सकते हैं। एक होता है कॉन्केट मेथड, जिसके अंदर हम यहाँ पे कॉलम नेम्स लिख सकते हैं और बीच में डिलीमीटर्स पास कर सकते हैं, जो भी डिलीमीटर्स हमें चाहिए। एक होता है कॉन्केट WS कि अगर आपको बार बार सेम यहाँ पे डिलीमीटर चाहिए, कि हो सकता है कि अगर मुझे यहाँ पे जेंडर भी ऐड करना होता तो मुझे वापस से कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर स्पेस हाइफन स्पेस पास करना होता और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के जेंडर लिखती। तो लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि हम एक ही बार यहाँ पे डिलीमीटर का यूज़ करें एंड देन यहाँ पे पास कर दे कॉलम नेम्स, जिसके लिए हम यहाँ पे कॉन्केट WS का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर पहले वाली क्वेरी को पास कर देती हूँ। सो अब हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन की, वो है यहाँ पे लेंथ की। अगर आपको किसी भी चीज़ की लेंथ निकालनी है तो आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिलेक्ट के बाद हम यहीं पे लेंथ का यूज़ करेंगे, दैट लेंथ फाइंड करनी है हमें। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? लेट्स से मुझे यहाँ पे नेम्स की लेंथ फाइंड करनी है या किसी भी चीज़ की आपको लेंथ फाइंड करनी हो, तो उस केस के लिए आप यहाँ पे लेंथ का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे एनुअल सैलरी कितने डिजिट्स के अंदर है वो जानना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे इसकी लेंथ पास कर दूंगी। लेंथ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सैलरी। इस टेबल में से हम ये ले रहे हैं फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। इसके लिए भी हम यहाँ पे एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं एज डिजिट काउंट। कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी। वंस वी पुट अ सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं हमारे पास यहाँ पे डिजिट काउंट आ जाएगा इनका। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे डिजिट काउंट्स निकाल सकते हैं या फिर कैरेक्टर लेंथ निकाल सकते हैं। अभी किसी की भी चीज़ के बेसिस पे हो सकता है जिसका भी लेंथ आपको फाइंड करनी हो। सिमिलरली अगर आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे अपर एंड लोअर केसेस में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फुल नेम है, फुल नेम को मुझे कम्प्लीटली अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो ऑल आई नीड टू डू इज सिलेक्ट अपर के अंदर हम पास करेंगे यहाँ पे फुल नेम फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। कंट्रोल एंटर जैसे मैंने पास किया, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ अपर केसेस में आ गया। यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं आया क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पास कुछ किया नहीं है। सो मे बी यहाँ पे जस्ट मैं नेम्स लिख देती हूँ एज नेम्स, कंट्रोल एंटर, एंड यहाँ पे नेम्स नाम से हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया है जिसके अंदर हमारे पास सारे नेम्स आ चुके हैं इन दी अपर केसेस। द सेम गोज फॉर लोअर कि अगर मैं यहीं पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, बट दिस टाइम मैं अपर की जगह यहाँ पे यूज़ करूँगी लोअर। एंड इसे अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो इस बार हमारे जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं ये लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये हमारे अपर एंड लोअर केसेस होते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट की स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज निकालनी है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सपोज आपको यूजर नेम्स क्रिएट करने हैं और आपको स्टार्टिंग के 4 लेटर्स चाहिए किसी के भी नाम के, तो उस केस में हम यहाँ पे लेफ्ट से 4 वैल्यूज निकालने के लिए यूज कर सकते हैं लेफ्ट फंक्शन का, जिसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगी। लेफ्ट के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज पास करनी है कि किसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, कॉलम का नाम। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे पूरा कोड लिख लेती हूँ, दैट लेफ्ट फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, सो लेफ्ट से हमें यहाँ पे किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, फुल नेम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पास करेंगे फुल नेम। एंड लेफ्ट के कितने कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स चाहिए और इनका नाम मैं एज लेती हूँ एज यूजर नेम। कंट्रोल एंटर जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी, आप देखेंगे सारी नेम्स के मेरे पास स्टार्टिंग के 4 लेटर्स क्रिएट होके आ गए हैं। अब जिनका नेम ही यहाँ पे 3 लेटर्स का है उस केस में कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जिनके भी नेम्स यहाँ पे 5 या 6 लेटर्स के, उनके स्टार्टिंग के 4 लेटर्स मेरे पास निकल के आ गए हैं।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे यही नाम चाहिए होते बट लास्ट का मेरे पास कैरेक्टर मुझे चाहिए होते, जैसे कि फ़ोन नंबर्स में होता है, अगर आप लोगों के पास फ़ोन नंबर्स होते हैं और आपको लास्ट के 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, लास्ट के 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो बाय राइटिंग यहीं पे ही राइट एंड कंट्रोल एंटर में यहाँ पे प्रेस करूँगी तो हमारे पास राइट के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे, राइट के 4 कैरेक्टर। सिमिलरली अगर आपको मिड की वैल्यूज चाहिए कि सपोज आपको मिड से कोई वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट मिड। मिड के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे कि फुल नेम तो मैंने यहाँ पे दे ही दिया। फुल नेम के बाद हमें यहाँ पे चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे सेकेंड नंबर से स्टार्ट करना है। अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी को रन करवा देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि एमिली डेविस के अंदर मुझे यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उस केस में मैं सेकेंड से स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए एज मिड नेम में भी फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा सेमीकोलन कंट्रोल एंटर पर पास करूँगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ई के बाद हमारे पास एम स्टार्ट है, एमिली। एम हमारे पास यहाँ पे आ गया है ILY एंड बिकॉज यहाँ पे स्पेस था तो एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया है। सो इस तरह से हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट नेम हमारे पास थियोडोर था तो थियोडोर के अंदर हमारे पास T यहाँ से हट गया है, H से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद के हमारे पास यहाँ पे 5 कैरेक्टर है दैट इज HEODO। तो इस तरह से हमें अगर मिड की वैल्यूज़ निकालनी है, मिड की वैल्यूज़ ऑब्टेन करनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम पास कर सकते हैं वैल्यूज़ कि कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डेटा एग्रीगेशन फंक्शंस और न्यूमेरिक फंक्शंस इन MySQL। सो गाइस, जब भी हम किसी भी डेटाबेस पे वर्क करते हैं, किसी भी डेटाबेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें डेटा को एग्रीगेट करने वाले फंक्शंस की बहुत ज्यादा नीड होती है। जैसे कि हमें निकालना होता है, जैसे कि सपोज हमारे पास ऑर्डर्स हैं, एक टेबल है जिसके अंदर पर्टिकुलरली सारे ऑर्डर्स है, मुझे टोटल ऑर्डर काउंट निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सम का यूज कर सकती हूँ। या फिर अगर हमारे पास कस्टमर्स हैं तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना हो तो मैं काउंट का यूज कर सकती हूँ। पेमेंट हुई है तो मैक्सिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, एवरेज वैल्यूज मैं निकाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस और न्यूमेरिक फंक्शंस इन MySQL। तो इन्हीं फंक्शंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस ले लिया है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास पेमेंट्स नाम की एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द सम कि अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है तो इसका सम कैसे निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट सम ऑफ, सम मुझे किसका निकालना है यहाँ पे अमाउंट का, तो मैं यहाँ पे अमाउंट पास करूंगी किस टेबल में से, फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स सेमीकोलन कंट्रोल एंटर एंड हमारे पास यहाँ पे सम अमाउंट निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसका एक एलियास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको बोलेंगे टोटल अमाउंट एंड जैसे मैं वापस से कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक टोटल अमाउंट नाम का वैल्यू आ जाएगी जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा इस सब का। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे काउंट निकालना है, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू काउंट देखनी है टोटल यहाँ पे कितनी रोज हमारे पास हैं, यानी कि अगर हमारे पास कस्टमर्स का डेटा है तो कितने कस्टमर्स हमारे पास हैं। तो सपोज कस्टमर टेबल में हम यहाँ पे चलते हैं। कस्टमर टेबल में जाके मुझे यहाँ पे जानना है कितने टोटल कस्टमर्स मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पे काउंट निकालना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी सिलेक्ट काउंट एंड यहाँ पे कस्टमर नंबर हम ले सकते हैं, किसी भी कॉलम का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो कस्टमर नंबर फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट कस्टमर्स एंड सेमीकोलन प्रेस करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे काउंट निकल आ जाएगा दैट टोटल वैल्यू यहाँ पे 122 है। अगेन इसका भी अगर आपको एलियास बनाना है तो एज टोटल कस्टमर्स आप लिख सकते हैं एंड अगेन कंट्रोल एंटर में प्रेस करूंगी तो सेम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी दैट इज 122। सिमिलरली अगर आपको किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना है उसके लिए मैं वापस से पेमेंट्स पे चलती हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए कि एवरेज पेमेंट यहाँ पे कितनी हुई थी, या फिर अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जा रही हूँ जहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर की बात है। तो मुझे यहाँ पे जानना है कि एवरेज कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई थी, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे एवरेज का यूज़ कर सकती हूँ। एवरेज यूज़ करने के लिए हम अगेन यहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे। एवरेज के लिए मैं AVG यहाँ पे लिखूंगी। एवरेज कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया। एवरेज निकालना है हमें, किसका निकालना है, ऑर्डर क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑर्डर्ड है आई गेस इसका नाम, क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज एवरेज क्वांटिटी फ्रॉम कौन सी टेबल, अगेन क्लासिक मॉडल्स ऑर्डर डिटेल्स एंड लास्टली मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के जैसे एंटर प्रेस करूंगी
तो मुझे यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि जो एवरेज अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, एवरेज क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे आ रही है कि एवरेज कितनी क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, दैट इज 35। सो हम यहाँ पे इस तरह से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहीं पे आपको देखना है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, तो उस केस के लिए हम मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं बाय राइटिंग सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ अगेन ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर्ड, जो कि हमारे कॉलम का नाम है, एज मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स एंड सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगी तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 97 कि मैक्सिमम जो ऑर्डर हुआ है, मैक्सिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी है, दैट इज 97। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो हम यही सेम चीज़ लिख सकते हैं, बट दिस टाइम यहाँ पे हम मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम का यूज़ करेंगे, दैट इज MIN, एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम की जगह मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का यूज़ करूँगी। कंट्रोल एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है कि सबसे लेस जो कि ऑर्डर क्वांटिटी थी वो है 6 यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो आई गेस इसमें देखना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो इसमें 6 आपको सबसे कम वैल्यू मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पे सॉर्ट करके निकाल भी सकती हूँ। सो एक काम करते हैं और क्वांटिटी ऑर्डर को हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कि मैक्सिमम पेमेंट हमारे पास क्या रिसीव हुई है, मिनिमम पेमेंट क्या रिसीव हुई है, उस केस में हम मैक्सिमम एंड मिनिमम का यूज़ कर सकते हैं बाय राइटिंग सिलेक्ट। इस बार मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है क्योंकि यहाँ पे मैक्स का हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम ऑफ अमाउंट एज मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स एंड कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूँगी यहाँ पे मेरे पास आता है 1,20,166। एंड अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखिए और मैं इसे सॉर्ट करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे लास्ट लीस्ट वैल्यू है दैट इज 1,20,166.58। तो दैट मीन्स हमारा आउटपुट यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहीं की बात करूँ दैट सिलेक्ट मिनिमम, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, बस इस बार हमें यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लेना है एज मिनिमम वैल्यू फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स। अगेन हम सेमीकोलन यहाँ पे प्रेस करेंगे। आई गेस मैंने यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी है। क्लासिक मॉडल्स कंट्रोल एंटर एंड हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है दैट इज 615.45। एंड अगर हम यहाँ पे अमाउंट को सॉर्ट करते हैं तो 615.45 ही हमारे पास यहाँ पे लीस्ट वैल्यू होगी। सो इस तरह से हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं। अगर आपको ये डेसिमल वैल्यूज़ को जीरो करना है उस केस में हम यहाँ पे ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हैं। दैट हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ट्रंकेट एंड मैं यहाँ पे पास करूँगी अमाउंट। अमाउंट के अंदर मुझे यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेसेस चाहिए एज मे बी कुछ भी हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, अमाउंट ही ले लेते हैं फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स। यहाँ पे सेमीकोलन पास करके जैसे एंटर प्रेस करूँगी आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट में पहले हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ आ रही थी, अब हमारे पास नहीं आ रही है। अगर आपको सिंगल डेसिमल वैल्यू चाहिए उस केस में आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोल एंटर में प्रेस करूँगी तो 1 सिंगल डेसिमल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है आप ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहीं पे बात करें कि हमें यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ को तो एलिमिनेट करना है, बट मुझे यहाँ पे चाहिए कि अगर यहाँ पे 6066 लिखा हो तो 0.78 की जगह वो यहाँ पे हो जाए कि 6067 हो जाए इंस्टेड ऑफ 66। यानी कि अगर पॉइंट में वैल्यू है जैसे मेरे पास है 24.7 तो 24.7 की जगह वो 25 बन जाए, या मेरे पास है 23.6 तो वो मेरे पास 24 बन जाए। तो मुझे अपर वैल्यू चाहिए डेसिमल की, तो उस केस में मैं यहाँ पे सील का यूज़ कर सकती हूँ। सील के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना है सिलेक्ट सील किसका, अमाउंट का, एज सील ही नाम लिख देते हैं हम इसका, या कुछ और नाम ले लेते हैं एज हायर अमाउंट फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। एंड अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जैसे हमारे पास 6066 था, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट वैल्यू थी 6066.78, बट अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ तो यहाँ पे है 6067, यानी कि हमारी जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो भी हट गई है, प्लस एक हायर वैल्यू मेरे पास आ गई है।
बट व्हाट इफ अगर आपको लोअर वैल्यू चाहिए होगी, जैसे कि 6066 है, तो 6066 की जगह पे यहाँ पे 0.78 हट के सिर्फ 6066 ही रह जाए, तो उस केस में आप जैसे सील के अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है फ्लोर। कंसिडर इट एज ए रूम के अंदर सील होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू, एंड फ्लोर यानी कि फ्लोर को हम जमीन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, तो लोअर वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं सिलेक्ट फ्लोर अमाउंट एज लोअर वैल्यू फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट पेमेंट्स, एंड कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले यहाँ पे 6067 था, अब हमारे पास यहाँ पे 6066 है। यहाँ पे हमारे पास 67 आएगा, और अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे लोअर वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यूज यहाँ से हट जाएंगे, और जो वैल्यू है एज इट इज वो आ जाएंगी। सो ये थे हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शन। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे लिख के आते हैं सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, बट हम यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट डेट फंक्शंस दैट वी कैन यूज इन MySQL। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर डिफरेंट डेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटाबेस है ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डर डेट्स है, या पेमेंट का अगर आपके पास डेटा है तो पेमेंट डेट है, या फिर ऑर्डर से शिपिंग के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है कि ऑर्डर कब आया था और कोई भी प्रोडक्ट शिप कब हुआ है, उसके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास होते हैं डेट फंक्शंस, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डेट्स गिवन है। अगर आपको यहाँ से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, सिर्फ डेट एंड टाइम दोनों गिवन है हमारे पास, तो सिर्फ अगर डेट एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट डेट। डेट के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारा कॉलम नेम, दैट इज पेमेंट डेट। एक एलियास आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ डेट्स नाम से एक एलियास क्रिएट कर लेती हूँ एज डेट्स फ्रॉम डॉट पेमेंट्स एंड सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे पास, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे रन करती हूँ तो हमारे पास पूरी पेमेंट डेट आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास डेट एंड टाइम भी है। अगर मैं इस पार्ट को रन करती हूँ तो सिर्फ हमारे पास डेट्स एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ही टाइम चाहिए होता तो उस केस में कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे टाइम निकल के आ जाता। तो इस तरह से हम डेट या फिर टाइम जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना हो वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर हम ऑर्डर्स पे चलते हैं तो ऑर्डर्स में हमारे पास एक ऑर्डर डेट है और हमारे पास एक शिप्ड डेट है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिप्ड डेट के बीच में डिफरेंस हो। तो डिफरेंस अगर मुझे निकालना है कि मेरा कोई भी जो प्रोडक्ट था वो ऑर्डर कब हुआ और उसके बाद ऑर्डर के बाद उसको शिपिंग में कितने दिन लगे, ये मुझे जानना है। तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ डेट डिफरेंस का। तो डेट डिफरेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेट डिफरेंस में मैं यहाँ पे शिप्ड डेट कॉमा, क्योंकि पहले हमें शिप डेट में से माइनस करनी है ऑर्डर डेट, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के नेक्स्ट पैरामीटर पास करेंगे ऑर्डर डेट। इसका भी एक एलियास एज डेट्स मैं क्रिएट कर लेती हूँ फ्रॉम डेटाबेस का नाम क्लासिक मॉडल्स एंड टेबल का नाम है ऑर्डर्स। कंट्रोल एंटर जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो मेरे पास निकल के आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो ये ऑर्डर हुआ था 10 जनवरी 2003 को, और ये, तो अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ चेक करने की, तो अगर ये ऑर्डर हुआ था 6 जनवरी 2003 को और ये शिप हुआ 10 जनवरी, तो दोनों के बीच में 6 माइनस 10 मतलब 10 माइनस 6 हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक भी करूँ तो फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे 4 है। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है। अगर आपको डिफरेंस निकालना हो आप इजीली डिफरेंस निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर वापस हम यहीं पे चले, जैसे हमने यहाँ पे डेट निकाला था, टाइम निकाला था, सिमिलरली अगर मैं यहीं की बात करूँ एंड डेट टाइम की जगह इस बार मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो भी मेरे पास डे गिवन है, जो भी मेरे पास वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एंटर में यहाँ पे प्रेस करती हूँ, सो ये मेरे पास जो भी डे है लाइक
तो जो भी मेरे पास डे है वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे डे पास करूंगी। कंट्रोल एंटर मैं जैसे ही पास करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे डे आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज 25। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ कंट्रोल एंटर प्रेस करके तो ये 25/5/2005 है। सिमिलरली अगर आपको मंथ चाहिए या फिर डे का नाम चाहिए तो डे नेम हम यहाँ पे लेंगे, डे नेम, कंट्रोल एंटर, एंड यहाँ पे वेंसडे, सैटरडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से डे नेम आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि आपको मंथ नेम निकालना है तो उस केस में हम यहाँ पे मंथ नेम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मंथ लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे मंथ का नाम हमारे पास आ जाएगा, मंथ एज इन नंबर हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ मैं अगर मंथ लिखती हूँ तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं कि दैट इज दिस 5th मंथ है, ये 6th मंथ है, ये 7th मंथ है। बट इन केस अगर मुझे यहाँ पे मंथ नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मंथ नेम, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे एंड हमारे पास मई, जून, जुलाई इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे गेट हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ ईयर के अंदर वैल्यू गेट करनी है तो आप यहाँ पे टाइम की जगह पे पास कर देंगे ईयर, कंट्रोल एंटर डालते ही आपके पास यहाँ पे ईयर निकल के आ जाएगा। सारे 2005 के हैं तो इसलिए यहाँ पे ईयर एक्स्ट्रा 2005 आ गया है। बट अगर डिफरेंट ईयर्स होंगे तो उस केस में डिफरेंट ईयर्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर ऑर्डर्स में हम चले, यहीं पे मैं बात करूँ दैट सिलेक्ट ईयर ऑफ किसी भी चीज़ का हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर डेट एज ईयर्स from classic models dot orders, एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ईयर्स यहाँ पे ऑब्टेन हो गए हैं 2003, 2005 सारे ईयर्स, 2004 हमारे पास इस तरह से सारे ईयर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम डेट एंड टाइम, इवन टाइम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कहीं पे अगर आपके पास टाइम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है बट पेमेंट में अगर हम चलते हैं तो पेमेंट में आई गेस हमारे पास टाइम है। इसमें से भी अगर हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, आवर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करना है, या इस तरह से कुछ भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगर सिलेक्ट आर, एंड आर किसके अंदर से निकालना है हमें, पेमेंट डेट के अंदर से। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी पेमेंट अंडरस्कोर डेट एज आवर्स मे बी फ्रॉम डेटाबेस का नाम, एंड देन हम यहाँ पे डॉट लगा के लिखेंगे हमारी टेबल का नाम, सेमीकोलन, प्रेस एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे आवर्स भी हमें मिल जाएंगे, दैट मीन्स 11 बजे, 10 बजे, ओके, एंड 18 मतलब 6 बजे, 21 मतलब 9 बजे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आपको आर में नहीं चाहिए, आपको मिनट्स की वैल्यू यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे मिनट्स भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम का नहीं, मिनट का यूज़ करना है हमें। सो मिनट, कंट्रोल एंटर, एंड हमारे पास यहाँ पे मिनट्स की भी वैल्यू आ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट केस ऑपरेटर इन MySQL, एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सेल के अंदर हम कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, इवन पावर क्वेरी के अंदर भी हम कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली MySQL के अंदर भी हम यहाँ पे कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग केस ऑपरेटर। केस ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेटाबेस ले रखा है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास है क्वांटिटी इन स्टॉक। अब मैं चाहती हूँ कि अलार्मिंग रेट जहाँ पे आ जाए मेरे पास, जैसे कि 68 है, अब ये 68 ही बचे हुए हैं, बाकी और थाउजेंड्स के अंदर हैं। कोई भी मेरे स्टॉक है उसकी क्वांटिटी 1000 से भी कम हो जाए तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए नीड मोर स्टॉक, और दूसरे केस में हम कुछ भी यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं। उस केस के लिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक कॉलम नया क्रिएट हो जाए। तो कॉलम नया क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे शो करना है कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए, कॉलम्स कौन कौन से चाहिए। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे चाहिए सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्वांटिटी इन स्टॉक की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देने वाले हैं हमारा केस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी केस ऑपरेटर। केस के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर, इसको मैं यहाँ पे टैब दे के डिनोट करती हूँ कि ये इसके अंदर का पार्ट है कि व्हेन क्वांटिटी इन स्टॉक इज लेस देन 1000 देन हमें यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखवाना है। सो यहाँ पे व्हेन एंड देन का कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे हमारे पास इफ एल्स का कॉन्सेप्ट चलता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमारे पास है व्हेन एंड देन कि जब हमारे पास क्वांटिटी हो लेस देन 1000
उस केस में इन दैट केस वी विल बी राइटिंग अर्जेंटली या अर्जेंट नीड ऑफ स्टॉक। एंड अगर हमें यहाँ पे एल्स लिखना है तो सिमिलरली यहीं पे ही हम नीचे लिख सकते हैं एल्स डबल कोट के अंदर नो रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। बिकॉज हमें यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एज के बाद मैं यहाँ पे नए कॉलम का नाम दे देती हूँ कि ये जो नया कॉलम बन के आ रहा है इसका नाम होगा ऑर्डर डिटेल्स या प्रोडक्शन डिटेल्स, बिकॉज ये प्रोडक्शन के पास जाएगा। एंड लास्टली हम यहाँ पे पास करेंगे डेटाबेस एंड टेबल का नाम। सो फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट, इस टेबल का नाम है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास चेंजेस यहाँ पे क्या हुए हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी इन स्टॉक दोनों मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तीसरा एक कैलकुलेटेड कॉलम मेरे पास क्रिएट हुआ है जिसमें हमने कंडीशन दी है कि क्वांटिटी अगर 1000 से कम है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए अर्जेंट नीड ऑफ मोर स्टॉक। जैसे हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी 540 में भी हमारे पास लिखा है अर्जेंट नीड ऑफ मोर स्टॉक। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 178 पे, 814, 136 पे कि हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है अर्जेंट नीड ऑफ मोर स्टॉक। एंड बाकी जहाँ पे 1000 से ज़्यादा है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। एंड ये एक नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हुआ है जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन डिटेल्स। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे ये सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि व्हाट इफ अगर यहाँ पे तो अभी हमारे पास व्हेन एंड एल्स था, यानी कि एक ही कंडीशन थी। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो उस केस में हमें क्या करना है। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। ऑर्डर डिटेल्स में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास है ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी है हमारे पास 20 सबसे लो एंड 50 सबसे हाई। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दूँ कुछ इस तरह से दैट सिलेक्ट, मे बी मुझे यहाँ पे चाहिए ऑर्डर नंबर, उसके अलावा मैं यहाँ पे ले लूँगी क्वांटिटी ऑर्डर्ड। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे केस ऑपरेटर का। हम ये एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं बट बेटर यही रहेगा कि हम इसको बेटर दिखाने के लिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे यूज़ कर लें केस। यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर दूँगी, केस करना है, टैब लगा के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेट्स से 30 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू लेट्स से 30, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखवाएंगे मिनिमम ऑर्डर। सिमिलरली मैं यहीं पे लिखूँगी व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, उस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर। एल्स अगर ये यहाँ पे 30 से 40 के बीच का होता है तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगी एल्स एवरेज ऑर्डर। आप इसको हाई और लो भी लिख सकते हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाई ऑर्डर, लो ऑर्डर, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं एंड एज कॉलम का नाम मैं यहाँ पे देना चाहूँगी ऑर्डर टाइप की। ऑर्डर टाइप क्या है, लो ऑर्डर है, इसके अंदर हाई ऑर्डर है या एवरेज ऑर्डर है। मैं यहाँ पे देने वाली हूँ ऑर्डर टाइप। एंड लास्टली फ्रॉम डेटाबेस एंड कॉलम नेम। डेटाबेस का नाम है हमारे पास यहाँ पे क्लासिक मॉडल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स, सेमीकोलन हम यहाँ पे पास करें, कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूँगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक कि जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वहाँ पे हाई ऑर्डर आएगा, एंड जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 30 वहाँ पे हमारे पास लो ऑर्डर आएगा। कंट्रोल एंटर वापस प्रेस करते हैं। 30 पे हमारे पास लो ऑर्डर है, 5 पे हाई ऑर्डर है, 22 लो है। अगर इनके बीच का हम देखें समथिंग बिटवीन 30 टू 35, 30 टू 40, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एवरेज ऑर्डर। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। इस तरह से हम नए कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं केस एंड का यूज़ करते हुए। नॉट जस्ट यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू भी ऑब्टेन करनी है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन तो वो भी हम गेट कर सकते हैं यूजिंग केस ऑपरेटर। आई होप गाइस कि केस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। केस का हम यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे कोई भी केस प्रेजेंट करना है कि हमें ये व्यू तो करना है पर किस कंडीशन पे व्यू करना है वो हम यहाँ पे देते हैं कि व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर इज़ ग्रेटर देन 40 तो हाई ऑर्डर लिखा हुआ आ जाए, व्हेन क्वांटिटी ऑर्डर इज लेस देन इक्वल टू 30 तो लो ऑर्डर लिखा हुआ आ जाए, एल्स हम यहाँ पे एवरेज ऑर्डर देते हैं, एंड एज ऑर्डर टाइप हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, एंड लास्टली फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि इस डेटाबेस से आपको ये चाहिए डेटा तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि किस डेटाबेस से हमें चाहिए वो हमें लास्टली मेंशन करना होता है।
ग्रुप बाय इन MySQL का यूज किया जाता है जब भी आपको आपके डेटा के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज देखनी है जो कि आपको ग्रुप में देखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास डेटा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के एम्प्लॉयज के अंदर है, तो मुझे जानना है कि हर कंट्री के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, उनका सम निकालना है, यानी कि मुझे इनको ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज। तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय का यूज कर सकती हूँ। कैसे ग्रुप बाय का यूज करते हैं वो जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। एंड आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं ग्रुप बाय के ऊपर कि कैसे ग्रुप बाय को यूज किया जा सकता है इन MySQL एंड कैसे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा है। एम्प्लॉय डेटा में मेरे पास एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट के IT डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं, फाइनेंस के अंदर कितने लोग हैं, अकाउंटिंग के अंदर कितने लोग हैं, डिपार्टमेंट वाइज मुझे देखना है कि कितने लोग हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ कर सकती हूँ। कैसे करना है वो देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम demo1 डॉट एम्प्लॉय डेटा। अब मुझे यहाँ पे एवरीथिंग नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट एंड मुझे यहाँ पे चाहिए काउंट ऑफ एम्प्लॉय ID। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसी पार्ट को रन कर देती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं निकल के आया है। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स को ग्रुप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाय का बाय राइटिंग ग्रुप बाय। सो ग्रुप मुझे किससे करना है, डिपार्टमेंट से मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखेंगे, कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली है। मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट की नेम्स हैं एंड उसमें कितने लोग हैं वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया है। सो इस तरह से हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बेसिस पे आप ग्रुप बाय कर सकते हो। अब यहीं पे अगर आपको चाहिए कि आपको मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज जानने हैं इन टोटल, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जेंडर एंड यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कंट्रोल एंटर में प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फीमेल्स आर 518 एंड मेल एम्प्लॉयज आर 482। सो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है। सिमिलरली नॉट जस्ट दिस, अगर आपको यहाँ पे सम निकालना है किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए हैं। प्रोडक्ट्स में अगेन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट लाइंस हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे मुझे यहाँ पे काउंट निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगेन हम यहाँ पे सेम मेथड यूज़ करेंगे। दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्ट ले लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सारे सजेशंस मिलने लग जाए। दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट्स। अब मुझे यहाँ पे एवरीथिंग नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट लाइन एंड काउंट ऑफ प्रोडक्ट कोड। लास्टली हम इसको कर सकते हैं ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, सेमी कॉलन पास करेंगे हम। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स की तरह यहाँ पे वैल्यू आ गई। क्लासिक कार्स हैं 38, मोटरसाइकिल्स आर 13, प्लेन्स आर 12, शिप्स आर 9, ट्रेन्स 3 हैं, ट्रक्स एंड बसेस 11 है, विंटेज कार्स यहाँ पे 24 है। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर बाय काउंट ऑफ, काउंट हमने यहाँ पे किसका निकाला है, प्रोडक्ट कोड का। सो काउंट ऑफ प्रोडक्ट कोड, और इसको हम अगर असेंडिंग में चाहिए तो ASC लिख देंगे। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी तब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज भी ग्रुप बाय करनी है बट उसको यहाँ पे ऑर्डर भी करना है किसी भी ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। सिमिलरली अगर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे DESC लिखेंगे एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो जाएगा। द सेम गोज फॉर अदर टेबल्स एज वेल, कि किसी भी टेबल के अंदर आप यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाना चाहो ग्रुप बाय के साथ, तो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है ग्रुप बाय किस पे लगाना है, जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करें, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, जेंडर हो, जॉब टाइटल हो या फिर इसके अंदर प्रोडक्ट लाइन हो, तो इसके बेसिस पे हम ग्रुप बाय कर रहे हैं। ऑर्डर किसके बेसिस पे करना है, ऑर्डर करना है हमें काउंट ऑफ प्रोडक्ट कोड, यानी कि इसके बेसिस पे काउंट ऑफ प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे हमें यहाँ पे ऑर्डर करना है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि इनके ऊपर आप ये जो फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ग्रुप बाय हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑर्डर बाय हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ हमें कौन सी कॉलम्स का नाम देना है। हैविंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था SQL के अंदर क्योंकि हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वेयर क्लॉज का नहीं यूज कर सकते हैं। तो जब भी अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू देखनी हो कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को ग्रुप बाय तो किया है बट मुझे उसके अंदर भी कोई फिल्टर लगाना हो, तो मैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वेयर का नहीं यूज कर सकती हूँ। उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का। कैसे इसे यूज करते हैं ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो में हम हैविंग क्लॉज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हम यूज करते हैं विद ग्रुप बाय।
कैसे इसे यूज करेंगे वो देखते हैं। सो गाइस, ग्रुप बाय के अंदर हमने देखा कि कैसे हम डिपार्टमेंट एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी लगा सकते हैं, जिससे कि हमें हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं उसका काउंट मिल जाएगा। बट सिमिलरली अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स का डेटा आए जिनके अंदर एम्प्लॉयज हैं मोर देन 100, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में हम अगर हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर मैं वेयर लिखूंगी तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक एरर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेयर करके लिखना चाहूँ दैट वेयर काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन लेट्स से 100, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एरर जनरेट हो रही है। कंट्रोल एंटर भी मैं प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, प्लस मेरे पास नीचे भी एरर निकल के आ जाएंगी। सो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे हैविंग। सो अब यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगी, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई हैं जिनका काउंट है मोर देन 100। एक में हमारे पास 96 भी थी कि सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको 150 कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे सारे उन्हीं डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉयज हैं मोर देन 150। सो उस केस में जैसे मैं से कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ IT एंड इंजीनियरिंग आर द 2 डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मोर देन 150, जो कि है 241 एंड 158। सो इस तरह से हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर चलूँ तो प्रोडक्ट के अंदर भी हम यही सेम चीज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी क्लासिक मॉडल्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग की जगह पे अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए एंड मुझे इस बार काउंट की जगह पे सम चाहिए कि सम ऑफ क्वांटिटी इन स्टॉक। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्वांटिटी इन स्टॉक। आप चाहें तो इसी फिल्टर को प्रोडक्ट लाइन पे भी लगा सकते हैं। सो प्रोडक्ट लाइन पे हम इसे लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइन मिल जाए मुझे और प्रोडक्ट लाइन के अंदर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ स्टॉक कितना है। ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन। सर मैं कॉलम में यहाँ पे प्रेस करती हूँ, कंट्रोल एस एंटर जैसे मैं करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होके आ गया है। आप किसी भी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो, बट जो आपकी यहाँ पे मल्टीपल अकरेंस के ऊपर हो। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय लगा दिया। अब इसके अंदर भी मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना हो कि कौन सा है यहाँ पे विच इज़ लेस देन 50,000, तो मैं उस केस में यहाँ पे लिख सकती हूँ हैविंग सम ऑफ क्वांटिटी इन स्टॉक लेस देन 50,000। जैसे अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि है 26,833 जो कि हमारे पास शिप्स के लिए है, ट्रेन्स के लिए हमारे पास 16,696 एंड लास्टली ट्रक्स एंड बसेस के लिए है हमारे पास क्वांटिटी 35,851। सो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम वेयर क्लॉज नहीं यूज कर सकते एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे सम ले रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम ले रहे होते जस्ट इन केस, तो उस केस में हम यहाँ पे वेयर का नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए हैविंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। हैविंग के अंदर हम यहाँ पे उस कॉलम का यूज करते हैं जिसके ऊपर हमने एग्रीगेट वैल्यू निकाल। डेटाबेसेस में हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होती हैं, कुछ होती हैं ऑर्डर्स के ऊपर, कुछ होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ होती है डिलीवरी के ऊपर, कुछ होती है कस्टमर डेटा के ऊपर। अब इनके बीच में अगर हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इनके बीच में से अगर हमें मल्टीपल टेबल्स में से डेटा लेके आना है, तो उसके लिए हम MySQL के अंदर यूज करते हैं जॉइंस का, जिसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट जॉइंस इन MySQL। सो गाइस, MySQL के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जॉइंस क्या होते हैं। सो अगर आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास 2 टेबल है, एक हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है, दूसरी हमारे पास शिपिंग टेबल है। अब मुझे इसके अंदर से कॉमन डेटा चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन डेटा निकालना चाहूँ तो उस केस में मैं इनर जॉइन का यूज कर सकती हूँ। यानी कि जॉइन यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। अब रिलेशनशिप किसके बीच में बिल्ड करता है, ये करता है बिटवीन प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। अब प्राइमरी की एंड फॉरेन की का यहाँ पे मतलब हुआ कि ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कीज हैं, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर की है। सो मैं यहाँ पे से कस्टमर की बोल रही हूँ, ये भी हमारे पास कस्टमर की है। सो कस्टमर की हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर है, तो दोनों टेबल के अंदर जो भी हमारे पास कॉमन कॉलम है उसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जॉइंस के अंदर। कैसे इसे करना है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के जॉइंस होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला जॉइन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इनर जॉइन।
इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है कि जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इनर जॉइन। अगर मैं यहाँ पे आपको वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारी मान लो अगर टेबल नंबर 1 है, ये हमारे पास लेट्स से टेबल नंबर 2 है, तो इनके बीच का जो कॉमन डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाली टेबल का डेटा जो कि राइट वाली टेबल से मैच होता हो। जैसे कि अगर हम इसी एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 003 मोबाइल एंड 003 शिफ्ट है एंड 420 टैबलेट यहाँ पे नहीं है, तो 420 टैबलेट का डेटा मेरे पास नहीं आएगा, बट 613 लैपटॉप एंड 613 शिफ्ट है। इस केस में मेरे पास यहाँ पे मोबाइल एंड लैपटॉप इन दोनों का डेटा मेरे पास आ जाएगा क्योंकि ये दोनों टेबल के अंदर है। तो ऐसा डेटा जो कि दोनों टेबल के अंदर कॉमन है तो वो डेटा मेरे पास आ जाएगा यूजिंग इनर जॉइन। कैसे इनर जॉइन लगाते हैं वो देखते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाली हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नेम्स हैं और मुझे जानना है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है जो कि मेरे पास मिलेगी यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर के अंदर। अब क्वांटिटी ऑर्डर किससे पता चलेगा? दोनों टेबल के बीच में हमारे पास कॉमन है प्रोडक्ट कोड। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी प्रोडक्ट कोड है, प्लस प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड है। तो उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, उसके बेसिस पे मुझे उनकी ऑर्डर क्वांटिटी जाननी है कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऑर्डर डिटेल्स को देखूँ तो ऑर्डर डिटेल्स में मुझे देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया है और कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की ऑर्डर की गई है। 50 मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी है, बट किस प्रोडक्ट की है वो देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर, एंड देन उस प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन यूज करना है मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें डेटाबेस नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल को मैं एवरीथिंग ले रही हूँ फ्रॉम किसके अंदर से। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट्स के अंदर से चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट्स वाली टेबल से प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा, दूसरा है हमारी ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स से हमें चाहिए ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सो हम यहीं पे लिखते हैं ऑर्डर्ड डिटेल्स डॉट क्वांटिटी ऑर्डर फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या लगाना है? हमें इनर जॉइन लगाना है। पहले तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट्स वाली टेबल में से तो मुझे प्रोडक्ट नेम लेके आना है, ऑर्डर डिटेल्स वाले टेबल में से मुझे क्वांटिटी ऑर्डर लेके आनी है। सो बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे ये किया है कि प्रोडक्ट्स वाली टेबल में से तो मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए एंड ऑर्डर डिटेल्स के अंदर से मुझे क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए। ये मुझे कहाँ से चाहिए? अभी तो प्रोडक्ट्स के अंदर से चाहिए और उसके बाद इसके अंदर ही हम इनर जॉइन लगाएंगे, यानी कि हमें यहीं पे ज्वाइन करनी है। सो मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगी दूसरी टेबल का। ये दूसरी टेबल हमारी कौन सी है? ऑर्डर डिटेल्स की। हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया है इनर ज्वाइन एंड इसको मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर ले लेती हूँ। इनर ज्वाइन से ही हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं कि इनर ज्वाइन करना है हमें। किसको इनर ज्वाइन करना है? ऑर्डर डिटेल्स को। सो ऑर्डर डिटेल्स किसके बेसिस पे इनर ज्वाइन करना है? अच्छा, इन दोनों के बीच में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी किस चीज़ के बेसिस पे हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। दोनों में हमारे पास एक तो कॉमन की होनी चाहिए। सो दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन की है प्रोडक्ट कोड। सो ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड किसका? प्रोडक्ट्स टेबल का। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट कोड, जहाँ पे मैच कर जाए किससे? ऑर्डर डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट कोड सेमी कॉलन। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम निकल के आ गए हैं और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी भी निकल के यहाँ पे आ गई है। सो सारे प्रोडक्ट्स नेम जो कि हमारे पास किसके अंदर थे? प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर थे, वहां से हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स के नेम आ गए हैं। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर था, ये हमारे पास निकल के आ गया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर हम यहाँ पे ग्रुप बाय को भी ऐड करें तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल सम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है? सम निकालना है किसका? ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर करी है उसका, एंड देन इसको ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय। किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे? जो प्रोडक्ट नेम है इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे। सो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट प्रोडक्ट नेम एंड कंट्रोल एंटर में प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे पास रिपीटेटिव वैल्यूज आ रही थी, अब हमारे पास यहाँ पे इनके टोटल सम निकल के आ गए हैं। दैट हार्ली डेविडसन अल्टीमेट चॉपर का यहाँ पे टोटल जो सम निकल के आया है ऑर्डर क्वांटिटी का, दैट इज 1057। सो हम इस तरह से साथ में इनर जॉइन के ग्रुप बाय का भी यूज कर सकते हैं। सो इनर जॉइन का यहाँ पे मतलब हुआ कि दोनों टेबल में जहाँ पे भी हमारे पास कॉमन डेटा है वो निकल के आ जाएगा
सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन की। सो लेफ्ट जॉइन क्या है पहले वो समझते हैं। यहीं पे ही एग्जाम्पल लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो लेफ्ट जॉइन का यहाँ पे मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास जैसे हमने जॉइन लगाया था इनर जॉइन के अंदर वही जॉइन रहेगा, बट लेफ्ट के अंदर हम यहाँ पे अगर मैं आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो अगर हमारे पास ये दो टेबल्स है तो लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट का तो हमें पूरा डेटा मिलेगा और राइट का वही डेटा मिलेगा जो कि मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर हमारी लेफ्ट टेबल है तो ऑर्डर का मुझे यहाँ पे पूरा डेटा मिलेगा, बट हमारे पास टेबल 2 का सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो कि मैच हो रहा है। तो जब हम इनर जॉइन अगर इस पे लगाते तो उस केस में मुझे यहाँ पे ये डेटा मिलता और ये डेटा मिलता 420 टैबलेट एंड 411 टैबलेट। ये मुझे डेटा नहीं मिलता क्योंकि ये हमारे पास राइट टेबल के अंदर नहीं है, राइट साइड पे जो टेबल लिखी हुई है उसके अंदर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट का सारा डेटा मिल जाएगा। सो लेफ्ट के अंदर हमारे पास ये सारा डेटा आ जाएगा एंड राइट टेबल से इससे मिलता हुआ जुलता हुआ जो डेटा है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सो इनर जॉइन के लिए हमने जिस तरह से सिंटेक्स लिखा था वैसा ही सिंटेक्स हमें लेफ्ट जॉइन के लिए भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से आपको सिंटेक्स लिख के दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, हमें प्रोडक्ट से क्या चाहिए, प्रोडक्ट से हमें चाहिए प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम एंड दूसरा मुझे चाहिए ऑर्डर डिटेल्स से क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर या क्वांटिटी ऑर्डर। किसके अंदर से ये चाहिए, सो फ्रॉम, सेम टू सेम हमारा यहाँ पे रहेगा, फ्रॉम प्रोडक्ट से हमें ये चाहिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स को पहले मैं लिख रही हूँ तो मैं इसको एक बार यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर मेंशन करती हूँ कि फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को हम पहले लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन किस पे लगाएंगे हम, ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर। सो ऑर्डर डिटेल्स, तो अगर आप यहाँ पे भी सिंटेक्स दिख रहे हैं तो लेफ्ट पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डर डिटेल्स को हमें यहाँ पे लेफ्ट जॉइन करना है एंड किसके बेसिस पे चाहिए, तो हम यहाँ पे अगेन ऑन लगा के ये सेम चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट कोड। सेमीकोलन में प्रेस करूंगी, कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगी तो इस बार मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट जॉइन लग गया है, यानी लेफ्ट वाली टेबल है हमारी प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हमने ऑर्डर डिटेल्स का यहाँ पे जॉइन लगाया है एंड लेफ्ट का जितना भी डेटा है वो हमें सारा मिलेगा, बट राइट का सिर्फ वही डेटा हमें मिलेगा जो कि इनसे मैच हो रहा होगा। सो ये हमारे पास लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट होता है कि राइट वाली टेबल का पूरा डेटा मैच करता हुआ डेटा जो कि लेफ्ट के अंदर है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट में राइट लिखते हैं, दैट ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट जॉइन। एंड लास्टली अब हम यहाँ पे बात करेंगे आउटर जॉइन। जैसे मैं यहाँ पे एक बार राइट जॉइन भी आपको रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस खास दिखेगा नहीं बिकॉज हमारे पास काफी सारा यहाँ पे डेटा है। कुछ स्मॉल अमाउंट में अगर हमारे पास डेटा हो तो वहां पे बेसिकली इसका डिफरेंस दिखता है। सो आउटर जॉइन को भी हम यहाँ पे वेन डायग्राम से समझते हैं कि आउटर जॉइन का यहाँ पे मतलब हुआ कि जब हमारे पास कोई दो टेबल है। अब इनर जॉइन में हमने क्या करा था कि सेंटर का जितना भी डेटा था हम वो ले आए थे, यानी कि कॉमन डेटा हम ले आए थे। लेफ्ट जॉइन के केस में हमने यहाँ पे किया था। सो एक बार मैं चारों के डायग्राम्स आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। सो ये हमारे पास बेसिकली चारों जॉइंस है। इनर जॉइन का मतलब कॉमन डेटा, लेफ्ट जॉइन का मतलब यहाँ पे लेफ्ट का सारा डेटा बट जो मैच होता है राइट से वो भी यहाँ पे आ जाएगा। राइट जॉइन का मतलब राइट वाली टेबल का सारा डेटा एंड जो मैच होता है लेफ्ट के अंदर वो सारा डेटा। एंड लास्टली क्रॉस जॉइन का मतलब कि यहाँ पे कॉमन, नॉन कॉमन, यानी कि जो डेटा मैच हो रहा है, जो डेटा नहीं मैच हो रहा, वो सारा ही डेटा दोनों टेबल का हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्रॉस जॉइन को कैसे हम यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो क्रॉस जॉइन को यूज करने के लिए हम यहीं पे ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन करना है हमें ऑर्डर डिटेल्स पे। तो आप जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट्स का मेरे पास सारा डेटा आ गया है एंड ऑर्डर डिटेल्स के अंदर से मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर लाइन नंबर, ईच प्राइस, ईच क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, जो कि मेरे पास किसके अंदर था, सिर्फ ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ही था। ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया है। सो ये हमें कैसे मिला है, ये हमें मिला है, सो ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगेन किसके बेसिस पे आपको ज्वाइन लगाना है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑन प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट कोड। ऑल्सो अगर आपको सब कुछ यहाँ से नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे कॉलम्स भी डिफाइन करने, तो आप यहाँ पे कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ नेम चाहिए, क्वांटिटी इन स्टॉक चाहिए एंड ऑर्डर क्वांटिटी आपको अगर चाहिए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि प्रोडक्ट्स वाली टेबल में से हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स वाली टेबल में से हम लेंगे प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम
कॉमा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स टेबल में से ही हमें यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी इन स्टॉक एंड लास्टली ऑर्डर डिटेल्स के अंदर से हमें चाहिए क्वांटिटी ऑर्डर्ड। अगेन मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया है, क्वांटिटी इन स्टॉक आ गया है एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई है। सो इस तरह से बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस जॉइन का। सो हमारे पास हमने यहाँ पे 4 टाइप के जॉइंस देखे हैं। सबसे पहला है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब जो भी कॉमन डिटेल्स हैं दोनों टेबल के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, जो भी यहाँ पे मैचेस हैं वो निकल के आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास था लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट एंड राइट सबका यहाँ पे एक जैसा ही सिंटेक्स होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे जॉइन का नाम चेंज करना होता है और कॉन्सेप्ट ये समझना है कि लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट का पूरा डेटा एंड राइट से जो मैच हो रहा है, राइट जॉइन का मतलब राइट का पूरा डेटा एंड जो लेफ्ट से मैच हो रहा है। लास्टली क्रॉस जॉइन का मतलब पूरा ही डेटा जो कि जॉइन हो रहा है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट इन केस कि अगर आपके पास कोई भी डेटा ऐसा है जो कि लेफ्ट टेबल में है बट राइट में नहीं है तो उस केस में उसके आगे आपके पास नन लिखा हुआ आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेट ऑपरेशंस इन MySQL। सेट ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। इन्हीं के बारे में आज अच्छे से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट ऑपरेशंस होते क्या हैं। बट सेट ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमारे पास 2 टेबल्स ऐसी हैं जिनके अंदर शायद सेम डेटा हो सकता है तो उनके ऊपर हमारे पास बेसिकली सेट ऑपरेशंस लगते हैं। किस तरह से सेट ऑपरेशंस लगते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटाबेस ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबल्स है मेरे पास, एक एम्प्लॉय 1 और दूसरी है सिमिलर टाइप की एम्प्लॉय 2। अभी आपका किसी भी चीज़ के बेसिस पे हो सकता है आपके पास 2 साल के 3 साल के कस्टमर्स का डेटा है, तो उसके अंदर से अगर आपको सारी वैल्यूज़ लेके आनी है तो उसके लिए हम यूनियन का यूज़ कर सकते हैं। सारी यूनिक वैल्यूज़ के लिए हम यूनियन का यूज़ कर सकते हैं एंड सारी ही वैल्यूज़ चाहे वो यूनिक हो या ना हो उसके लिए यूनियन ऑल का यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपकी जो पहली टेबल है उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा आ जाए आपके पास, बट अगर वो सेकंड टेबल के अंदर भी कॉमन है, आपको अगर ऐसा चाहिए कि आपके पास 2 टेबल के अंदर डेटा है, 2 टेबल के अंदर कुछ डेटा सेम है कुछ डेटा डिफरेंट है, आपको फर्स्ट टेबल के अंदर से ऐसा डेटा चाहिए जो कि फर्स्ट टेबल के अंदर तो है बट सेकंड टेबल के अंदर नहीं है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे डेटा के बारे में जो कि फर्स्ट टेबल में है और सेकंड टेबल के अंदर भी है यानी कि कॉमन डेटा है, तो उस केस में आप इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को कैसे यूज करना है वो देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्लॉय 1 यहाँ पे एंड मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ गया है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एम्प्लॉय 2 भी है। सो दिस इज एम्प्लॉय 1 एंड दिस इज एम्प्लॉय 2। सो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय 1 है एंड इसमें हम यहाँ पे एम्प्लॉय 2 रख लेते हैं। कंट्रोल एंटर में प्रेस करूंगी, ये 2 हमारे पास यहाँ पे टेबल्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आप नोटिस करेंगे कुछ यहाँ पे कॉमन डेटा भी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे नेम्स के अंदर नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रियंका है एंड एम्प्लॉय 1 के अंदर भी हमारे पास प्रियंका है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन डेटा भी है, जैसे कि 7 नंबर पे हीना है एंड यहाँ पे भी हमारे पास 7 नंबर पे हीना है। तो कुछ कॉमन डेटा हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन की कि यूनियन किस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो आपको मेंशन करना है, जैसे कि सिलेक्ट। अब मुझे इस टेबल के अंदर से क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एवरीथिंग ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय 2। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट नेम की। सो फर्स्ट नेम और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन कर लेते हैं कि ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ यूनियन फंक्शन का, यूनियन ऑपरेशन का हम यहाँ पे यूज़ करें। यूनियन का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में हम एक यूनियन क्रिएट करेंगे और सारे डेटा को यहाँ पे लेके आएंगे। एंड हमें सेकेंड टेबल में से क्या क्या चाहिए, सिमिलरली मुझे सेकेंड टेबल में से भी चाहिए सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय 2, एक्चुअली एम्प्लॉय 1। सो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 दोनों का डेटा हमारे पास आ जाएगा। सेमीकोलन हम यहाँ पे पास करें, कंट्रोल एंटर करते ही हमारे पास दोनों टेबल्स का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो रिपीटिंग वैल्यू है, जैसे कि प्रियंका था, प्रियंका एक ही बार आ रहा है, हीना के लिए वैल्यू यहाँ पे एक ही बार आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज निकल के आ रही है। यानी कि अगर आपके पास 2 टेबल्स के अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो कि सिमिलर हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है, तो उनके बीच में आप यूनियन क्रिएट कर सकते हैं एंड आप यहाँ से डिस्टिंक्ट वैल्यू गेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे ही यूनियन ऑल कर देती हूँ एंड इसी को ही हम वापस से रन करते हैं, तो आप यूनियन ऑल के अंदर देखेंगे कि इस बार हमारे पास दोनों टेबल का पूरा डेटा आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे भी हमारे पास हिना है, यहाँ पे भी हिना है, यहाँ पे भी हमारे पास प्रियंका है, यहाँ पे भी प्रियंका है। सिमिलरली सुब्रत यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास सेम सेम वैल्यूज भी यहाँ पे रीअकर कर रही हैं, जो कि यूनियन ऑल के अंदर आता है। तो यूनियन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपकी यूनिक वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी दोनों टेबल्स की, सारी वैल्यूज बट यूनिक। एंड यूनियन ऑल का मतलब कि सारी ही वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे होता है हमारे पास नेक्स्ट चीज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगाती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कुछ तो एरर आ रही है। हालांकि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ तो हमें एरर दिख रहा है। एरर का मतलब यहाँ पे ये है कि हम डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं लगा सकते हैं MySQL के अंदर। MySQL के अंदर हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स, जो कि जिससे कि हम इंटरसेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। जिसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होगा कि अगर मुझे यही इंटरसेक्ट अगर परफॉर्म कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। अगेन मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगी विद 1 एंटर। वेयर में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे दैट फर्स्ट नेम इन ऑपरेटर का यूज करूंगी, और इसके बाद वापस से हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे दैट सिलेक्ट क्या करना है एम्प्लॉय, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1। इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे सेमीकोलन पास करूंगी। जैसे मैं से यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कराती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम ही वैल्यूज मेरे पास आ रही है। अगर मैं इसे रन कराती हूँ तो भी मेरे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, एंड अगर मैं इसे रन कराती हूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमारे पास निकल के आ गए हैं यूजिंग आर इन ऑपरेशन। सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज किया है हमने। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट यूज करना है, अब एक्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो मैं यही क्वेरी को यहाँ से कॉपी करूंगी एंड नीचे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एक्सेप्ट को भी मैं अगर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, इसको एंटर प्रेस कराते हैं। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि पहली टेबल का डेटा जो कि दूसरी टेबल के अंदर नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय 2 का डेटा जो कि एम्प्लॉय 1 के अंदर नहीं है, वो डेटा मेरे पास आ गया है। अगेन एक्सेप्ट भी हमारे पास डायरेक्टली नहीं वर्क करता है, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मेथड हमारा सिमिलर होगा, बस इस बार हमें ये रखना है कि इस बार इन की जगह पे हम नॉट इन रखेंगे। सो सिलेक्ट करना है क्या, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। सो यहीं पे मैं फर्स्ट नेम लिखती हूँ, फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टू वेयर, इसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती हूँ। सो वेयर फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास था इन, इस बार हम लेंगे नॉट इन क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो नॉट इन। एंड अगेन हम चलाएंगे सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1 एंड इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके सेमीकोलन पास करूंगी। कंट्रोल एंटर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली एक्सेप्ट वाली क्वेरी को चला रही हूँ तो भी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे जो हमने इसका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट निकाला है उस क्वेरी को अगर हम रन करा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एरर भी नहीं आ रही है। सो ये होते हैं हमारे सेट ऑपरेशंस में हमारे पास आता है यूनियन के अंदर सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, बट डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ हमारे पास आएगा, यानी कि रिपीटेटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगी। यूनियन ऑल का मतलब कि पूरा ही डेटा हमारे पास आ जाएगा। इंटरसेक्ट का मतलब कि जो कॉमन डेटा है, दोनों टेबल्स के बीच में जो भी डेटा कॉमन हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, वो डेटा हमें ऑब्टेन होगा। एंड लास्टली एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पे कि टेबल 1 का ऐसा डेटा जो कि टेबल 2 के अंदर नहीं है, यानी कि नॉट सो कॉमन डेटा, सो वो डेटा हमें मिलेगा यूजिंग एक्सेप्ट। बट इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट डायरेक्टली नहीं वर्क करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इन एंड नॉट इन का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम 2 क्वेरी चला सकते हैं, एक तो सिलेक्ट क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ही हम सिलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं इन ऑपरेशन का यूज करते हुए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सब क्वेरी। सब क्वेरी एक ऐसी क्वेरी होती है जिसमें एक आउटर और एक इनर क्वेरी होती है, जिसमें इनर क्वेरी पहले रन होती है और उसके बाद आउटर क्वेरी रन होती है। कैसे इसे यूज करना है इन MySQL वो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं आज अबाउट सब क्वेरीज। सो गाइस, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि सब क्वेरीज के अंदर हमारे पास 2 क्वेरीज वर्क करती है, एक हमारी इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी होती है, जिसमें इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद हमारी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो कैसे इन्हें यूज किया जाता है वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम यहीं की बात करें, मुझे जानना है कि क्रेडिट लिमिट का एवरेज वैल्यू कितना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट एवरेज। एवरेज के लिए हम AVG फंक्शन लगाते हैं जिसके अंदर हम पास करेंगे
क्रेडिट लिमिट फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट कस्टमर्स एंड सेमी कॉलन प्रेस करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 67,659। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट है ग्रेटर देन द एवरेज, यानी कि जो एवरेज है इससे ग्रेटर क्रेडिट लिमिट किन किन कस्टमर्स की है वो अगर मुझे जानना है तो उस केस में मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलेक्ट क्वेरी, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग, या सिर्फ हम नेम भी लेके आ सकते हैं। सो सिलेक्ट, फिलहाल को मैं एवरीथिंग लगा देती हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक models dot customers where credit limit is greater than, यहाँ पे नीचे हमारे पास वैल्यू है 67,659, कॉलन लगा के मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ तो हमारे पास उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी जिनकी क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे ग्रेटर देन 65,000, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस भी कर पा रहे हैं। बट अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमें दो चीजें यहाँ पे निकालनी पड़ी। एक तो मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ा एंड दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चला के मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ी। तो यहाँ पे सब क्वेरी हमें कैसे हेल्प करेगा वो समझते हैं। सब क्वेरी में मैं यहाँ पे एक ही क्वेरी चलाऊंगी, बट एक ही क्वेरी के अंदर हम दो क्वेरीज लिखेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट कस्टमर्स वेयर क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में हम यहाँ पे एवरेज निकाल के फिर वैल्यू इंसर्ट करने से अच्छा है कि हम यहीं पे एक क्वेरी चला सकते हैं, दैट सिलेक्ट एवरेज। जो चीज मैंने यहाँ ऊपर की तरफ चलाई है यही एग्जैक्टली मुझे इसके अंदर लगानी है, दैट सिलेक्ट एवरेज, एंड इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेती हूँ। सो सिलेक्ट एवरेज ऑफ क्रेडिट लिमिट फ्रॉम क्लासिक मॉडल्स डॉट कस्टमर्स। लास्टली हम इसे क्लोज करके यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूंगी तो भी मेरे पास आप यहाँ पे नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड पे वही वैल्यूज आई हैं विच आर ग्रेटर देन 67,659। कोई भी यहाँ पे 67,000 से लेस देन वैल्यू नहीं है। सो इस तरह से हम यहाँ पे सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। आप सब क्वेरीज में आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेयर का यूज करें, आप इसमें काफी सारी चीजें पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के अंदर चलती हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय DB मेरे पास है। एम्प्लॉय DB के अंदर मेरे पास दो टेबल है, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। ठीक है, दोनों के अंदर हमारे पास डेटा है। मान लो मुझे एम्प्लॉय 1 में से वो डेटा चाहिए जो कि एम्प्लॉय 2 के अंदर भी है, यानी कि कॉमन डेटा निकालना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है कि सिलेक्ट, मे बी यहाँ पे सिर्फ मुझे नेम चाहिए, सो नेम के लिए हम यहाँ पे देंगे फर्स्ट नेम, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय DB डॉट एम्प्लॉय 1 एंड यहाँ पे लगाएंगे वेयर फर्स्ट नेम इन, एंड अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाने वाली हूँ किसके ऊपर, हमारी एम्प्लॉय 2 टेबल के ऊपर। सो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 2, कॉलन हम यहाँ पे पास करेंगे एंड यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एम्प्लॉय 2 टेबल का फर्स्ट नेम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी एंड यहाँ पे भी मैं एम्प्लॉय 1 पास करूँगी, एम्प्लॉय 1 डॉट फर्स्ट नेम, एंड अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रियंका IT, सुब्रत HR एंड हीना दैट इज इन IT डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। बेसिकली जब हम यहाँ पे सब क्वेरीज का यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि कौन सी टेबल से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय 1 से फर्स्ट नेम लाना है, एम्प्लॉय 1 से ही डिपार्टमेंट लाना है, एंड ये कौन सी टेबल में से, एम्प्लॉय DB डॉट एम्प्लॉय 1 के अंदर से वेयर एम्प्लॉय 1 डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि हमें एम्प्लॉय 1 डॉट फर्स्ट नेम को मैच कराना है किसके अंदर, सेकेंड जो हमारी टेबल है उसके अंदर के फर्स्ट नेम के अंदर, एंड जो हमारे पास मिलते जुलते नाम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो नाम यहाँ पे फर्स्ट टेबल के अंदर है वो सेकंड टेबल के अंदर भी है, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि सिमिलर मैचेस आ रहे हैं। व्हाट इफ मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो कि फर्स्ट टेबल के अंदर तो है बट सेकंड टेबल के अंदर नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे इन की जगह पे लगा देंगे नॉट इन, एंड कंट्रोल एंटर में प्रेस कराऊंगी तो उन सभी की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं जो कि फर्स्ट टेबल के अंदर है बट सेकंड टेबल के अंदर नहीं है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे सब क्वेरी का यूज किया है कि हमने पहले सिंपल सब क्वेरी चलाई है और उसके बाद नॉट इन के बाद एक और क्वेरी चलाई है जो कि हमने दूसरी टेबल के अंदर चलाई है। तो यहाँ पे ये ज्वाइन का भी वर्क कर रहा है, साथ ही में दो टेबल के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी वर्क कर रहा है। सो इन का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा एंड नॉट इन का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा।
सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं इन MySQL। इसमें जो हम यहाँ पे सिलेक्ट चला रहे हैं, सबसे पहले ये क्वेरी चलेगी, इसलिए इसको इनर क्वेरी भी बोला जाता है, एंड आउटर क्वेरी हमारी ये होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कस्टमर्स वाली टेबल के अंदर चलें तो जो हमारी इनर क्वेरी है दैट इज दिस वन। जो हमारी इनर क्वेरी है वो ये अंदर वाली क्वेरी है, एंड दी आउटर क्वेरी इज द फर्स्ट क्वेरी जो कि हमने लिखी थी। तो पहले हमारी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि सबसे पहले एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद उस एवरेज के बेसिस पे सारी वैल्यूज को लेके आया जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो यहाँ पे क्लियर हुई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।